टॉम ऑल्टर पार्ट 2 मत बनो। बहुत अच्छी बात। कहीं ना कहीं तो टॉम साहब आप में हैं ही, और पूरी तरीके से हैं वो आप में दिखते। अब मैं देख रहा हूँ आपका भी नूरानी चेहरा माशाल्लाह बिल्कुल हमारे हुजूर की तरह आ रहा है। उनकी आवाज में वो थी कि एक बार बोला सो जाओ तो सो जाओ। अब मैं बोलता हूँ अपने बेटे को क्यों, तो मैंने कहा यार काश तुम्हारे दादा होते एक बार। बास्केटबॉल 90s में NBA में माइकल जॉर्डन के शिकागो बुल्स और यूटा जैज, ये इंडिया पाकिस्तान टाइप टक्कर था। ये आजकल आप कह सकते हो IPL के ज़माने में RCB वर्सेस CSK टाइप। अगर श्रीनगर से, अगर इंदौर से, अगर भोपाल से, अगर कलकत्ता से, अगर हर जगह पे कहीं से अगर एक लैंडलाइन आ रहा है, पापा है। ये स्पैम नहीं है, ये आजकल तो स्पैम का टाइम है। उस टाइम पे जब स्पैम कम था, हाँ ये वही है। उनका गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका मैं जानता था, हुजूर चाय पियेंगे। लोगों की मदद दबे हाथ से करते थे कि इस हाथ से किया, इस हाथ को खबर नहीं। वो तो बाद में जब मैंने विजय वर्मा को देखा तो वो गली बॉय, मैंने कहा ये तो वो लड़का है जो भीड़ में से आया था, मेरे सामने आया था। मेरे फादर को बाइक का बहुत बड़ा शौक था, इनकी एक बाइक थी, जान थी उनकी। जब वो आए थे बाइक बेच दी क्योंकि फुनसॉक को पैसे की जरूरत थी। थोड़ा पर्सनल भी है, लेकिन मुझे लगता है 2014 में उनको जो जख्म हाथ में हुआ था जी, और वही वजह बनी उनकी इस दुनिया से जाने की। आपको नहीं लगता उन्होंने छुपाई थी इस बात को? बिल्कुल। नमस्कार, शेर खां में आपका स्वागत है। और आज मुझे बेइंतहा खुशी इस बात की कि आज हमारे पास जेमी अल्टर साहब हैं, टॉम साहब के साहबजादे, जिन्हें किसी भी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है। और जेमी, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पब्लिक डिमांड थी कि जेमी अल्टर साहब को बुलाया जाए, तो आज काफ़ी सारे जो सुनने और देखने वाले हैं शेर खान के लोग बहुत खुश होंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमने अपना वादा पूरा किया, क्योंकि हर उसमें कमेंट्स, खत, पर्सनल मैसेज मुझे आते थे कि जेमी अल्टर साहब को लाइए, क्योंकि आप खुद एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और एक्टर भी आप हैं बहुत कमाल के। और IPL अभी चल ही रहा है, उसमें बिजी शेड्यूल से जेमी साहब ने फाइनली हमारी जो रिक्वेस्ट थी उसको मान ली और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना शो जेमी अल्टर साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जेमी, आप हमारे शो में आए। अरे थैंक यू। तो मैं आपसे कहूँगा अरे नहीं, और ये जो आपने अभी जिक्र किया कि कुछ हैं कनेक्शन फैंस के थ्रू, 2-3 मेरे सोशल मीडिया पे भी आए थे और मेरे YouTube पे कि आपको आना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने उन चंद लोग से कहा था मैंने कि भाई कोशिश होगी तो ज़रूर होगा, और देखिए आज हम बैठे हैं तो आपने ना चीज़ को याद किया। थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू, थैंक्स टू यू। तो लोगों को हमेशा से जब भी मैंने टॉम साहब का जिक्र किया, आपकी बात ज़रूर आई कि लोग आपको सर्च करते हैं, आपको ढूंढते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हमारा अलग तरह का कंटेंट, मतलब दुनिया से अलग नहीं कहूँगा, थोड़ा अलग है, जहाँ पे हम बैठ के बहुत तसल्ली से किसी चीज़ पे बात करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे हुजूर, मेरे हुजूर टॉम साहब, हम सब के हुजूर टॉम साहब के बारे में जिक्र करेंगे। टॉम साहब की बहुत सारी बातें अभी रिकॉर्डिंग से पहले हमने की। टॉम साहब बहुत यार आदमी थे, मतलब चाहे वो कभी मतभेद नहीं करते थे कि तुम कौन हो। मतलब वो असिस्टेंट कैमरामैन से भी उतना ही प्यार करते थे, उसी तरीके से बात की जैसे कि डायरेक्टर से करते थे। वो इक्वालिटी आपके घर में भी देखने को मिलती थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जैसे कि हम बात कर रहे थे बिफोर द शो, वो कहते हैं कि मैंने पूछा उनसे 1-2 बार कि आप ऐसे क्यों, ऐसे मतलब नहीं, मतलब जो भी आता है राइट, जैसे आपने कहा था कि सेकंड AD हो या कैमरामैन हो या स्पॉट बॉय हो या साउंड बॉय हो, इक्वली सबसे वो बात करते थे और इक्वली सबको वो ट्रीट करते। हालांकि बॉलीवुड जैसे, हालांकि ही डिडंट लाइक द वर्ड बॉलीवुड, आई से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनको ये हायरार्की पसंद नहीं था, बट ये हायरार्की है। लेकिन उनके हिसाब से फिल्म एक डायरेक्टर या निर्माता निर्देशक नहीं बनता है, वो बनता है बहुत सारे लोग। इवन स्पॉट बॉय भी उतना ही इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। और फिल्म एंड रिजल्ट क्या है वो नहीं सोचते थे वो कभी। अभी जब फिल्म बन रही है, बेशक उनके मन में आइडिया होगा कि शायद ये फिल्म वाहियात होगी या शायद ये फिल्म ड्राइंग बोर्ड से लेकर फाइनल रिलीज तक चेंज होगा, लेकिन जो सारे व्यक्ति उस फिल्म को बना रहे हैं, ट्रीट देम इक्वली। तो बात वहीं से शुरू हुई थी। और ऐसे बहुत से लोग हमारे घर आप आए हैं, हमारे मुंबई वाले घर पे, उनसे मिलने आते थे गुमनाम लोग, जो टॉम ऑल्टर साहब से कुछ चंद फैन नहीं, वो कुछ स्क्रिप्ट, जैसे कोई कंगाल डायरेक्टर या कोई एस्पायरिंग डायरेक्टर या कोई NSD FTIA से कोई ग्रेजुएट लेके आया था। उस समय पर उनके लिए उतना इंपॉर्टेंस था जैसे कि उनके घर खुद उनके भाई या कोई रिश्तेदार वाले आए थे, क्योंकि या कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर आया, कोई भी इक्वली। तो जब वो इंसान ऐसे थे तो जाहिर सी बात है कि फैमिली के साथ भी वो वैसे थे।
मुझे अभी भी याद है, आपने अच्छा सवाल से शुरू किया था। 97 क्रिकेट, वो तो बहुत बड़े शौकीन भी नहीं, वो पागल थे उस स्पोर्ट के लिए। मैंने जो कुछ वो खाड़ा है एज ए स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वो इट्स बिकॉज ऑफ हिम। तो 97 में एक ट्राई सीरीज हुआ था बांग्लादेश में, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की टीम उस टाइम काफ़ी ख़राब थी, तो वो फाइनल तक नहीं पहुंचे। बेस्ट ऑफ 3 फाइनल था इंडिया पाकिस्तान का, डिसाइडिंग मैच चल रहा था जी। धोबी आए थे हमारे। धोबी का काम होता है संडे को आके मेरे फादर को परेशान करना। अच्छा फादर ने कहा, ओए तो आज आया, तेरे को और कोई वो नहीं मिला। लेकिन फिर वो समझ गया, अच्छा सुन, मैच चल रहा है, जडेजा अजहर बैटिंग कर रहे हैं, हो सके मैच 1 घंटे में ख़त्म हो, या हो सके मैच 45 मिनट में, तू यहीं बैठेगा। मैं तेरे को चाय दूंगा, पर अगले 1 घंटे के लिए मैं जानता हूँ तेरे पास और भी लोग होंगे और ग्राहक होंगे, आई विल मेक श्योर यू डोंट गेट नो लॉस, लेकिन भाई 1 घंटे तक चुप रहे। मैं पॉइंट है कि मैं तुम्हें बिना काम के वापस तो नहीं बेच पाऊंगा। तुम आए हो बैठो, पर अभी बैठो। मैंने कहा यार, धोबी को बैठा दिया, और धोबी को क्रिकेट में 0 इंटरेस्ट, लेकिन टॉम सर ने बोल दिया, और जब टॉम सर ने किसी को बोल दिया, यू डू इट। तो ऐसे माहौल में आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव ग्रोन अप हियर। ऑफ कोर्स। टॉम साहब खाने को लेकर के भी बड़े पर्टिकुलर थे, ज़्यादा खाना पसंद नहीं था। चाय उनकी जान होती थी, भले 2 घंटे ठंडी पड़ी हुई चाय वो उतनी चाव से हुजूर बहुत प्यारी चाय। तो कुछ आपने उनसे सीखा कि क्या आपको भी वैसे खाना है? खाने को लेकर वो बहुत कूल थे, जो पहली चीज़ तो खाते ही नहीं थे, और नखरे तो उनके बिल्कुल थे ही नहीं। कुछ भी मिल गया, सूप पी लिया, ब्रेड खा लिया, एक चॉकलेट खा ली। तो कभी कोई किस्सा ऐसा जहाँ पे आप लोग साथ में खाना खाने गए हों, कुछ ऐसा हुआ बहुत, पर हाँ, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनको खाने का इतना शौक नहीं था, एटलीस्ट घर पे। बहुत बाहर, मतलब हम लोग कहीं बाहर गए यहाँ वहाँ, तो इनके शौक थे 1-2 के, बस आज मुझे अगर बिरयानी खाना है तो वो खाएंगे, बट साल में शायद एक बार भी, या फिर आज हम ताज जाएंगे, क्योंकि किसी बहुत साल पहले मैंने वहाँ का पैनकेक खाया था, तो मुझे याद है वो। तो ऐसे, लेकिन कभी खाने के शौकीन नहीं। आपने चाय का जिक्र किया था, अगर साल में 2 बार वो किसी भी कारण घर पे बैठे हैं, मैच देख रहे हैं, नाश्ता सुबह का और लंच और डिनर वही रहेगा। 2 बटर टोस्ट, उसमें शहद 1 चम्मच, चाय तो मैं गिनूंगा नहीं, चाय तो आते थे, प्याला आते थे दिन में, बट पपाया या मैंगो। तो जो इंसान पपाया / मैंगो और 2 पीस टोस्ट जिसके ऊपर थोड़ा मक्खन हो, थोड़ा हनी हो, उससे खुश है, तो फिर क्या है। हम जब यूएस जाते थे तो कभी कभार उनके अंदर जो एक बच्चा था वो आता था बाहर, यार बर्गर खाना है, स्टेक खाना है, कुछ वो चीज़ जो इंडिया में नहीं मिलता हो, आजकल मिलता है लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलता था। तो ऐसा कुछ याद तो नहीं है जहाँ मुझे बस ये खाना है, वही जैसे कि आपने कहा था, जो मिलेगा मैं खाऊंगा। और कभी कभी अगर हम कहीं बाहर गए, शौकिया खा लिया। और आई थिंक उन्होंने कहा था भी एक शो पे कि 40 की उम्र के बाद से ही रियलाइज कि अब थोड़ा अपने खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। वो कहते हैं, हालांकि मैं उनकी बात मानता नहीं, उनके पास एक थी वो थोड़ा मसाला डालने ऊपर से। ही सेड कि 40 से पहले मैं कुछ भी खाता, लेकिन क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था तो वो खाना हजम हो जाता, और वो मेरे मेटाबॉलिज्म के थ्रू वो शरीर पे दिखता नहीं था वो। लेकिन 40 के बाद आई हैड टू से कि अच्छा अब मीट बहुत कम खाऊंगा मैं, या इस सर्टेन टाइम के बाद मैं खाना नहीं खाऊंगा। बट मैं उनको खाने का शौकीन तो नहीं कहूँगा, बट उनका अलग मिजाज था जब खाने की बात होती है। एक किस्सा उन्होंने बहुत अच्छा शेयर किया था। बात थी कि आजकल भी हम देख ही रहे हैं, खाने को लेकर लोग बवाल कर देते हैं। तो उनसे पूछा गया कि वो खाने पे उनको नज़रिया लेने की कोशिश की। उन्होंने बोला कि मैं सब कुछ खाता हूँ, लेकिन मेरे कुछ खाने से अगर सामने वालों को तकलीफ़ है तो मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, उसके सामने कम से कम नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने किस्सा शेयर किया कि जैसे हम हिंदुस्तानी लोग जो होते हैं वो खाना बड़े चाव से खाते हैं। जैसे आज रिकॉर्डिंग जब हम कर रहे हैं, ईद का दिन है, तो घर पे आप जाएंगे तो लोगों ने बिरयानी, कोरमा, कबाब, ये मतलब 1 घंटे खाना होता है। तो उन्होंने किस्सा शेयर किया कि यूएस में थे, अपने किसी दोस्त के घर गए, आप भी साथ में थे। बोले हम 7:35 पे घुसे हैं और 7:45 पे खाना ख़त्म, 10 मिनट में। बोले उबले आलू, थोड़े से कुछ उबले हुए चिकन, 1-2 ब्रेड, कितना खा लोगे? उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। इंडियन खाने में मसाले हैं, कचौड़ी के अलग मज़े हैं, पूड़ी के अलग मज़े हैं, समोसे के अलग मज़े हैं, छोले के हैं, भटूरे के हैं, बिरयानी है, कोरमा है। बोले वो आप जब खाते हो तो खाते हो, जबकि इतनी ज़रूरत नहीं है आपके शरीर को कि आप इतना खा सकें, क्योंकि इतना हज़म नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका वगैरह में आप जाएंगे, क्या ही खा लोगे? उबला हुआ आलू, उसमें नमक डाल के 2 मिनट में बोर हो गए, उबला हुआ चिकन खाया, ब्रेड एक दबाई। बोले हम 10 मिनट में फारिग हो गए थे।
फिर उन्होंने जिक्र किया कि मैं फिर जेमी को बाहर लेके निकला और हमने बर्गर वगैरह कुछ ऑर्डर करके उसे खिलाया, क्योंकि जेमी को भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि आपके टेस्ट डेवलप हो चुके थे। तो वहाँ पे जो टॉम साहब की सोच, सूझ, समझ, जो भी हम कहें, वो कमाल की होती थी। उनकी मैं जितनी भी बात करूँ, कपड़े को लेकर अगर हम बात करें, जूते और कपड़े, मतलब मैं कभी ऐसे कपड़े जूते किसी को और पहनते हुए नहीं देखा। और इतनी मोहब्बत अपने कपड़ों से, इतनी इज्जत अपनी जूतों को, हर चीज़ को इज्जत देना जानते थे। इज्जत ऐसे कि उनके जूतों में सुराख भी अगर है चलेगा। आपने अभी किस्सा शेयर किया था, वो जूते फट जाते थे तो क्या करते थे? जूते, एक जहाँ के आपने लैंडौर का जिक्र किया था शो की शुरुआत पे, लैंडौर का जो एक रोड है मलंगार हिल करके, जी, इतने किस्से सिर्फ उस 200-250 मीटर के रोड पे है कि मैं क्या उसके अलग पॉडकास्ट हो सकता है। लेकिन उसके थोड़े डिपेंड करता है। अगर आप नीचे आ रहे हो तो शायद चौथा पांचवा दुकान है मोची का है, बल्कि 2 मोची की दुकान है। बचपन से ही वो अपने बूट्स और शूज वहां से सिलवाते थे। क्या बात है। जब टाइम मिलता था वो जाते थे, किसी के थ्रू नहीं भेजते मैसेज, खुद जाते थे। खुद जाते थे। बारिश हो, धूप हो, जो भी मौसम हो, वो जाते थे, बूट सिलवाते थे। नाप तो एक बार लिया टॉम सर का, तो नाप वही याद है। तो बस, तो एक समय ऐसा आ गया कि बस उन्होंने बस बोला मैं आ रहा हूँ नीचे से, फिलहाल से मिल के आ रहा हूँ, कुछ स्वीच लेके आ रहा हूँ, रेडी कर दो। रेडी क्या सर, आप तो 1 घंटे में, नहीं वो कर दो। तो जिस जगह से उन्होंने इतने सारे वो, आई थिंक दे कॉल्ड ड्यूरैंगो बूट्स कहते हैं उनको, हॉलीवुड के वेस्टर्न फिल्म में, लंबे और बीच में अमिताभ बच्चन साहब ने पहना और जैकी श्रॉफ ने पहना 80s में। तो उस स्टाइल के बूट्स थे वो। जितना इंसान उस बूट्स को चला सकते हैं लाइफ में, उस पर आप 10 साल और डाल लो, क्योंकि आप उनके साथ ट्रैवल कर चुके हैं, काम कर चुके हैं। एक ही बूट को अगर आप पहनोगे साल भर और आप वॉक करोगे, कभी कभी हार्श टेरेन में, खासकर जो शोज आपने साथ किए पहाड़ों में जाकर, जंगल में जाकर, थोड़ी मौसम खराब हो जाएगा उन बूट्स के। नॉर्मली कोई इंसान शायद बगल वाले के मोची के बाद जाएगा या कहीं और, नहीं, वापस वहीं पे कोशिश करेंगे उन बूट्स को भेज दे मसूरी, उसी मलंगार हिल पे, ताकि वो ठीक हो जाए। और अगर ठीक नहीं हो पाए, फेंकना नहीं है उन बूट्स को, फेंकते नहीं थे, नहीं, किसी पॉलिथीन में वो मिल जाएगा साल के एंड में जब हम करते हैं अपना स्प्रिंग क्लीनिंग, नहीं वहीं रहने दो उनको। बट बाकायदा नए बूट्स उसी स्टाइल से। मोची बोलेगा टॉम सर एक नया साल आया है, चुप, वही दे सर, ये तो 94 की बात है, ये 2004 है, तो क्या हुआ, क्या बात है, तू बनाएगा। तो दिस इज हाउ द मैन वाज, पर्टिकुलर बट अलग मिजाज के। कपड़े भी मैंने उनको देखे बहुत नॉर्मल से, टी शर्ट, ऊपर एक जैकेट, एक मफलर टाइप से कुछ पहन लेते थे। कपड़े आपने देखे, उन्हें आपने किस्सा जिक्र किया था भी कि यूएस में थे, आपको कहीं मूवी देखने या कहीं जाना था और उन्होंने कुर्ता पहना था। वो किस्सा मैं चाहूँगा लोगों के साथ शेयर करें। जी सर, ये 2014 की बात है। मेरी बहन जो है अफशां, उनकी शादी हुई थी यूएस में। तो एक हो गया ऐसा कि हम शादी के सारे वो रस्म खत्म हो गए, हम लोग शायद 2 दिन बाद जा रहे थे, एक फ्री डे हमको मिल गया। तो मैंने कहा था मॉम डैड से, वो मेरे बुआ के यहाँ रह रहे थे, मैं कहीं और रह रहा था दोस्त के यहाँ, मैंने कहा एक दिन है हमारे पास, कोई कमिटमेंट नहीं है, सबसे मिल लिए, चलो यार बचपन के दिन याद करते, क्योंकि बचपन के दिन क्या है, हर 5 साल तकरीबन हम लोग यूएस जाते थे। तो 80s में मेरी नानी उस टाइम, दादा नहीं, वो तो बहुत जल्दी गुजर गए जब मैं सिर्फ 2 साल का था। सॉरी, आपकी दादी वो थी, और नाना नानी। तो जब आप आते हो बचपन में, मैं बात कर रहा हूँ 80s की, अर्ली 90s की, तो एक बच्चे के लिए जो हर 5 साल यूएस जाता है, यूएस इट्स अ लैंड ऑफ बर्गर्स, लैंड ऑफ मल्टीप्लेक्स। तो मैं था बच्चा, तो एक आदत सी डाल दी पेरेंट्स ने कि अगर हम जाएंगे सबसे पहले जिमी को एक बर्गर, जैसे आपने जिक्र किया, जिमी को एक बर्गर खिलाएंगे, फिर एक हॉलीवुड की फिल्म दिखाएंगे, जो भी हो देखना है। तो मैंने कहा यार बहुत साल हो गए, 20 साल हो गए, हम एज अ फैमिली गए, तो लेट्स गो, ठीक है। तो मैंने कहा ये शो मैं बुक करूंगा, मुझे पता नहीं कौन सी फिल्म थी, बस मैंने कहा ये फिल्म हमारे शेड्यूल से मैच हो रहा है, देखते हैं, चलो। तो हम यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, और मेरे फादर उतरे उस मेट्रो से, ट्रेन से निकले, मॉम अपनी वही नॉर्मल क्लोज, फादर ने वही, मतलब उनके हिसाब से नॉर्मल क्लोज, जीन्स, पता नहीं कब की जीन्स हो, धागे वागे निकले यहाँ से, वो राजस्थानी जोधपुरी मोजरी टाइप, और वही सफ़ेद कुर्ता जो आप देख चुके हैं, जिसके 3 बटन बहुत पहले उस कमीज से निकल कर भाग गए या गिर पड़े, बस ऐसे। मैंने कहा वाह यार, इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं। ये मेरठ में हो सकते हैं, मुरादाबाद में हो सकते हैं, मेक्सिको में हो सकते हैं, मार्से में हो सकते हैं, आई एम दिस मैन, आई ड्रेस लाइक दिस,
आई बिहेव लाइक दिस, मैं ऐसी हूँ। तुमको जो लगता है लगे, तो मतलब अलग ही सोच। और मैं सोचता हूँ कि जो इंसान उस सोच तक पहुंच गया, उस लेवल तक, सॉर्टेड है लाइफ में। सॉर्टेड है लाइफ में, बिल्कुल। इनफैक्ट ये कितनी बड़ी बात है कि टॉम साहब यूएस गए हैं, वहाँ पे भी कुर्ते में बटन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो बाहर जैसे थे, घर में भी वैसे थे। वो कभी किसी के लिए चेंज नहीं होते थे, मतलब कि वो आसिफ के लिए अलग होंगे, जेमी के लिए अलग होंगे, नहीं, इक्वालिटी, इक्वल। मैं ऐसी हूँ, हाँ, मैं ऐसे ही, मुझे एक्सेप्ट करो। आई थिंक स्पोर्ट्स में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मतलब मैं किसी को 2 बार सुना चुका हूँ कि हम एक जगह पे थे, बच्चे खेल रहे थे, ये क्रिकेट खेलना शुरू आए, बोले अभी, मैंने कहा हो गया टॉम साहब, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट इंतज़ार कर रही थी उसे। और नहीं नहीं नहीं, अभी बैटिंग की है, अभी फील्डिंग रहती है हमारी, दूसरे बारे में फील्डिंग करनी है, उसके बाद चलूँगा। पूरे दिन निकाल दिए। स्पोर्ट्स का जो आप में जुनून है, आपने उसको एज ए प्रोफेशन अपनी लाइफ में अपनाया, इसमें कहीं ना कहीं टॉम साहब का बहुत बड़ा हाथ है। सर मैं कहूँगा 100%। 100%। मतलब अगर हम 100 की एक रखते हैं कैप, उसके आगे तो हो ही नहीं सकता। 100%, क्योंकि वो खुद ही, आई थिंक वो एक फेल स्पोर्ट्स पर्सन थे। अगर उनके पास मौका मिलता या कुछ और टैलेंट होता तो शायद वो स्पोर्ट्समैन ही बनते। और अगर बनते तो सिर्फ क्रिकेट नहीं, जहाँ तक उनकी बॉडी और उनकी मेंटल कैपेसिटी उनको लेकर जा सकती थी, उस स्पोर्ट में वो खेलते। बैडमिंटन के भी शौकीन थे, फुटबॉल के। वो कहते हैं, और बल्कि लोग भी कहते हैं जो उनके क्लासमेट्स थे, और एक दो उनकी ट्रॉफीज भी रखी हैं हमारे वुडस्टॉक स्कूल मसूरी में। वो कहते हैं कि ऐसा कोई खेल नहीं है जहाँ पे टॉम या टॉमी, जब वो छोटे थे, जब टॉमी ने ट्राई नहीं किया। वाह। और आई थिंक अगर हम एक दायरे के अंदर देखें, एक आम आदमी के लिए, आप और मैं, वो कौन से स्पोर्ट्स हैं जो हम खेल सकते हैं या हम प्रयास कर सकते हैं? आई थिंक गोल्फ, 3-4 चीजें होंगी। गोल्फ, आई थिंक गोल्फ, F1 और ये जो बोटिंग होता है, ये कॉमन मैन के पहुंच से थोड़ी बाहर है। जो अंदर है, क्रिकेट, हॉकी, जहां पे आपके पास ग्राउंड है, सुविधाएं हैं, क्लब हाउस है, ये वो खेल चुके हैं। और उसमें से आई थिंक ही लव क्रिकेट, ही लव बास्केटबॉल, टेनिस, हॉकी, और ये सारे स्पोर्ट्स खेल चुके हैं। लेकिन जब एक वक्त आता है कि अभी आपको एज अ करियर कुछ चूज करना है, तो वो FTI में दाखिल हुए थे। वो कहते हैं कि उस बीच, ये भी अलग ज़माना है, अर्ली 70s की, महाराष्ट्र की जो रणजी ट्रॉफी टीम है, ये कहते हैं, मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया, लेकिन फादर ने कहा तो सच्चाई होगी उस बात में। वो कहते हैं कि उस बीच FTI के ज़्यादा दूर नहीं, महाराष्ट्र की रणजी टीम के ट्रायल्स हो रहे थे। तो ये उस टाइम की बात है कि अगर आपको शौक है, आप बस गए। तो वो गए थे, मैं बॉल डालूं, कोच ने कहा डालो। उन्होंने कुछ, वो फास्ट बॉलर थे, वो कहते हैं कि उस कोच ने कहा कि भाई लड़के, मैं जानता तुम कौन हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा ट्रेनिंग दोगे तो तुम एटलीस्ट स्टेट लेवल तक तुम फास्ट बॉलर बन सकते हो। वाह। बट ऑलरेडी तब तक वो FTI में थे। तो आई थिंक ही विल बी द फर्स्ट टू एडमिट, अगर वो होते आज, कि वो स्पोर्ट्स में जो हासिल नहीं कर पाए, उन्होंने वो एनर्जीज चैनल किया इनटू एक्टिंग। लेकिन स्पोर्ट्स, हर चीज का रिकॉर्ड रखना, अप टू डेट रहना, उनको अमेरिकन स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। यस यस। और हमारे यहाँ तो टीवी तो बहुत बाद में आया, नेट तो बहुत बाद में आया, लेकिन वो अपने कजन्स, अपने ब्रदर, अपने दोस्तों को के थ्रू, भाई वो बास्केटबॉल का स्कोर क्या है। वो अगर बाय चांस इंडिया के अंदर 90s की बात करो, अगर कभी कुछ उनका खबर आया कि रात को 2 बजे कुछ शिकागो बुल्स वर्सेस यूटा जैज का मैच है, भाई वो मैच देखेंगे। और इसी बात पे आ रहा हूँ, गिव मी 1 मिनट। नहीं, प्लीज टेक योर टाइम, मैं सुनने के लिए बैठा हूँ। बस ये कहानी आपकी और आपके व्यूअर्स को बहुत पसंद आएगा। बास्केटबॉल 90s में NBA में माइकल जॉर्डन के शिकागो बुल्स और यूटा जैज, ये इंडिया पाकिस्तान टाइप टक्कर था। ये आजकल आप कह सकते हो IPL के ज़माने में RCB वर्सेस CSK टाइप। सर मैचेस होते थे रात को, ठीक है, क्योंकि वहाँ टाइम अलग है। करेक्ट। और जब वो बॉम्बे में थे, वो फिर भी जाग पाते थे। मसूरी में नेट वेट नहीं था, तो हमारे एक दोस्त थे, उनकी एक दुकान थी, मोमोज की दुकान। तो उसने बोला यार, मसूरी में बिल्कुल वही लैंडआउट में। उन्होंने कहा प्यार से, उनका नाम है तेनजिंग, प्यार से सब कहते हैं मोमो, अपने स्टाफ से बोलना, क्योंकि स्टाफ उसी होटल में सोते थे, रात को मैच आएगा, रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, रिकॉर्ड, और मैं अगले दिन आके देखूंगा। डन। आप सबको पता है पूरे मोहल्ले में, चौक में, कि टॉम सर ने कहा ठीक है। उस बंदे ने रिकॉर्ड तो किया, टेप रेडी रखा, वो कहीं और गया था। अगले दिन मैं और फादर गए थे, हमने कहा मोमोज खाएंगे और हम वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। बड़ा खुश, अखबार नहीं खोलना, किसी से कुछ नहीं पूछना। मैंने कहा मसूरी में कौन सा अखबार, नो वन नोज। वो बड़े खुश थे, वो गए, ऑर्डर दिया। दूसरा बेटा आके बोलता है सर आपकी वो लाल जर्सी वाली टीम जीत गई। बस पूरा फादर ने रोका गाली बोलने से। 24 घंटे से जो मैंने प्लानिंग किया, मैंने अपने कानों पर ये लगाया है, सुन नहीं पाया, और तेरे ही स्टाफ और ने बड़ी रात को जाग कर
रिकॉर्ड किया और आगे बोल रहा है और बड़े प्यार से नॉट सर आपकी लाल जर्सी वाली टीम जीत गई। तो मतलब ये था एक पैशन, एक जुनून स्पोर्ट्स का। तो जो भी है सर 100% वहीं से आया। फादर का ही है। क्या बात है। उन्होंने इसका जिक्र किया था कि जब यूएस में जितने स्पोर्ट्स होते उनके कोई फ्रेंड थे, वो पेपर की कटिंग काट करके उस जमाने में उनको भेजा करते थे। वो मेरे फोन पे इसका फोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा। जरूर मैं देखूंगा इसके बाद ये है। तो यही सब चीजें, पागलपन, कटिंग्स, क्लिपिंग्स, कहानी, स्क्रैप बुक, वो खुद लिखते थे। वो मैच हुआ है यूएस में और लिख रहे हैं यहाँ बैठ के, क्योंकि 6 महीने बाद कोई पोस्ट वहां से आया था। 6 महीने बाद की चीज को पढ़ना, अंडरस्टैंड करना, हजम करना, फिर अपने हाथों से लिखना। वो बाप रे। तो सर जाहिर सी बात है कि एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम द ट्री ना। तो वही है स्पोर्ट्स का, वही मैं कह रहा हूँ, अजीब सा जुनून। आप सोचिए एक हफ्ते बाद की खबर अगर स्पोर्ट्स की, तो उनका इंटरेस्ट उतना ही होता था कि जैसे अभी हो रहा है। और पूरी तरीके से वो, चाहे पॉलिटिक्स पे आप उनसे बात कर लें, कमाल का नॉलेज, आप उनसे कल्चर पे बात कर लें, हिस्ट्री पे बात कर लें, वाइल्ड लाइफ पे बात कर लें। मतलब वाइल्ड लाइफ पे कीड़ा आपको है? अफसोस की बात है। नहीं सर, नहीं सर। उनको हर चीज़ का शौक था। बस एक खाने का मैं कहूँगा शौक नहीं था उतना, जी। कपड़ों का नहीं था, क्योंकि वो मानते थे ये बेसिक चीज़ें हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम कि वो क्या कपड़ा पहनोगे आज, ये मैच करा के निकालो, ये जूते। बोले ठीक है, अरे कपड़ा है मेरा, 2 टी-शर्ट है, आई एम ओके। एक बैग लेके चलते थे हमेशा। बैग भी मैंने वही देखा जितने साल रहे वो हमारे साथ काम किया, और कपड़े भी वही रहे। तो 7 साल में, 8 साल में मैंने उनके साथ कोई कपड़े चेंज नहीं देखे कि टॉम साहब कभी नई कोई चीज़ पहन गए। एक आधा कभी कुर्ता उर्ता पहन लिया, वाइट कुर्ते में वो गजब के लगते थे। मतलब लगता था कि एक नूर जो है उनको पूरा ऑरा बना के रखा हुआ है। आपके साथ तो मतलब इतनी यादें हैं कि जिसको क्या ही डिस्कस करो। लेकिन बचपने में आपको कुछ याद है कि वो आपको किस तरीके से, मतलब हर बाप अपने बेटे को बहुत प्यार करता है, उन्होंने कभी ये समझाने की कोशिश करी कि तुम जिंदगी में क्या बनोगे, क्या करोगे? नहीं सर, बिल्कुल। और मैं बहुत बहुत उनके धन्यवाद दूंगा। जो सारा श्रेय कि मैं जो भी हूँ उसी वातावरण में जो मैं बड़ा हुआ था। और मॉम को ऑल्सो, मैं फादर नहीं, मॉम और फादर। मॉम मेरी टीचर हैं, तकरीबन 45-46 साल हो गए जब से वो टीचिंग कर रही है मुंबई में, बल्कि उससे ज़्यादा भी आते हैं, ऑलमोस्ट 47 ईयर्स। दोनों ने, मदर ने, फादर ने कभी नहीं कहा था कि बॉस ये करो, दबाव नहीं रहा। तो इंडिया में पैदा होना, एक इंडियन सिस्टम के थ्रू स्कूलिंग करना, लेकिन अगर मैं कहूँ एक अन इंडियन घर वाले माहौल में बड़े होने से आई थिंक मेरा बहुत बहुत फायदा हुआ था। बिल्कुल। कभी प्रेशर नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ कि निकम्मा रहो, करो, लेकिन अगर आप फेल हो गए हर चीज में कोई बात नहीं, पर पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से उस चीज को करो। कभी नहीं शायद उनके मन में हो कि बेटा एक्टर बनो, आई एम जस्ट गेसिंग, या ये बनो, हुआ तो कभी जिक्र नहीं किया। बस ये बहुत बड़ी सोच थी, उन्होंने कभी थोपा नहीं किसी पे कुछ भी। नहीं सर। अभी हम जैसे डिस्कस कर रहे थे कि वो फिल्म उन्होंने जितनी की, काफ़ी सारी फिल्में फ्लॉप रही, बहुत घटिया फिल्में भी मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ पे टॉम साहब की खूबसूरती निकल के आती है कि वो हमेशा कहते थे कि आसिफ देखो, मैं अपने कैरेक्टर को निभाने जा रहा हूँ, मैंने फिल्म का जिम्मा नहीं लिया है, और उसको पूरी शिद्दत के साथ अपने पूरे कैरेक्टर को पेश करते थे वो, और इतने खुश होते थे कि जैसे कोई फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई हो, जबकि फिल्म बहुत ही वाहियात होती थी, लेकिन वो खुश होते थे। ये दिखता था कि वो इंसान अपने जिस काम को वो करते थे 100, जैसा आपने कहा अभी, 100% देते थे, चाहे वो, जैसे उन्होंने कहा कि करो, फेल हो जाओ, डजंट मैटर। तो वही चीज़ उनमें दिखती थी कि मैं अपना काम 100% शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, रिजल्ट चाहे जो भी हो, आई डोंट केयर। ही नेवर रिजल्ट ओरिएंटेड आदमी थे ही नहीं, क्योंकि वो प्रेशर नहीं देते थे किसी को, खुद भी नहीं लेते थे। रिजल्ट का हमेशा से एक इंसान भी खुद का प्रेशर बन जाता है कि मुझे सक्सेसफुल होना है। सक्सेसफुल का मंत्र ही क्या है? हम एक दिन में जिंदा हैं, एक पल में मर जाएंगे। तो सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी, कि आप जो कर रहे हैं अगर आप उसमें खुश हैं। तो वो टॉम साहब से मुझे एक सीख मिली कि आप जो भी कीजिए उसमें खुश रहिए, रिजल्ट को छोड़ दो। बिल्कुल सर। और आई थिंक अगेन ये मैं अपनी सोच इसमें डाल रहा हूँ, टिप्पणी, आई थिंक प्रॉब्ली ये ज़रूरी था उनके लिए उस बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जैसे वॉलेटाइल, कट थ्रोट मैं कहूँगा इन्वायरमेंट में, नॉट जस्ट टू सर्वाइव बट टू सक्सीड। अगर उनको लगा कि ये प्रोसेस अपनाने में मेरा फ़ायदा है, या मैं अगर उसमें अपना सैनिटी रख पाऊँ तो ठीक है। क्योंकि आप देखिए, अगर आप रैट पेस,
रैट रेस। और हम बात कर रहे हैं, तो आजकल तो 100 करोड़ 300 400 800 करोड़ की बात हो रही है। जी। जिस जमाने में वो अपने पीक पे थे, ये सब नहीं सोचते। 25 वीक्स, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली ये होता हो सके। अगेन ये बस मैं अपनी आइडिया डाल रहा हूँ आपके सामने। हो सके ये अगर वो प्रेशर अपने आप पे डालते हैं तो मे बी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता, या चॉइसेस में, पर्सनालिटी में हु नोस, पर्सनालिटी में फर्क पड़ जाता उनके दिल के बहुत करीब था उनका जो सीरियल था जुनून, अरे सर, और मूवी में आशिकी। वो कहते थे ये कमाल, तुमने देखा? मैंने कहा सर मैंने सारे देखे, उस ज़माने में मैं भी देखा करता था। तो अपने शो को लेके वो 20 साल बाद भी उतने ही चाव से अगर कोई बात कर रहा है, वो दर्शाता था, दिखाता था कि एक आदमी अपने कैरेक्टर में जीना पसंद करता है। टॉम साहब कभी भी फ्री नहीं होते थे। रात में ट्रैवल, दिन में काम, रात में ट्रैवल, दिन में काम। बाप रे बाप, मैं पागल हो जाता था कि इस उम्र में इतना जुनून, इतनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। कभी ट्रिप नहीं करते थे कि ये क्यों नहीं है, वो कभी नहीं सर, कभी नहीं। मतलब बेसिक चीज़ों पे वो खुश होते थे, और कुछ एक्स्ट्रा कर दो, क्या ज़रूरत थी इसकी, क्या ज़रूरत थी इसकी। मतलब आप ट्रेन से टिकट कराओ, हुजूर फ्लाइट करा देते। नहीं नहीं नहीं, फ्लाइट 2 घंटे मुड़ते, ट्रेन में मैं सोता हुआ जाऊँगा। वो तुम छोड़ो उसकी फिक्र, ट्रेन से टिकट कराओ, काठगोदाम तक मैं वहाँ उतर जाऊँगा। नींद के बड़े शौकीन। आपने घर में तो आपके रहते हैं, उनका टाइमिंग क्या होता था? जैसे मैंने कहा कि रात भर ट्रैवल करते थे, इतना बिजी रहते थे, मसरूफ रहते थे, घर को भी कितना टाइम देते थे वो? बहुत कम, बहुत कम। और ये आई एम वेरी ग्लैड सर कि आपने ये टॉपिक का जिक्र किया था, वो कितने बिजी थे। बहुत लोग को ये प्रेशर लगा कि क्योंकि वो बड़े बड़े फिल्में नहीं आ रहे थे, तो पिछले 20 साल के उनके जीवन में उन्होंने काम नहीं किया। मैंने कहा नहीं, ये क्या कह रहे हो? हफ्ते में अगर 8 दिन होते तो वो 8 दिन तक काम करते, बिकॉज वो शोज, स्टेज शोज, आपके साथ शोज, बहुत शोज, वो इतने बिजी थे कि उनको दिन टाइम वो कैसे याद करते थे, ये मेरे समझ से बाहर है। अब उस मैड स्केड्यूल में कब घर आते थे हमें नहीं पता। अगर उनको मालूम था कि हाँ अगले 3 दिन में ये प्लान चेंज नहीं होगा, तो जेमी मैं आज संडे है, आई विल बी बैक ऑन वेडनेसडे, कोशिश करेंगे मैं 8 तक आ जाऊंगा, खाना मत खाना, साथ में हम खाएंगे। तो एक बेसिक आउटलाइन था, लेकिन सर वो कब चेंज होगा वी डोंट नो। तो मैं सिर्फ उन दिनों के या उन सालों के बारे में बात करूंगा जब मैं घर पे रहता था। 92 से 95 इज द बेस्ट एग्जाम्पल। और फिर 2005 में वहाँ पे था। ऐसे कितने इंसिडेंट्स मुझे याद है कि रात को 2 बजे वो आ रहे हैं वापस। डबल शिफ्ट्स उस टाइम पर, डबल शिफ्ट। अब चाहे आप स्टार हो या आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, जूनियर आर्टिस्ट, शिफ्ट तो वही रहेगा आपका ना, क्योंकि आपके सीन्स अगर स्टार के साथ हैं तो आप यो शिफ्ट जाओगे। तो ही इज डूइंग 2 शिफ्ट्स। फिर ये जुनून का जो दौर आया था, वहां से देखा मैंने, हालांकि मैं 11-12 साल का था उस टाइम जब शुरू हुआ था। देन आई सॉ के एक पॉपुलैरिटी का असर क्या पड़ता है इंसान पे नहीं, पर्सनैलिटी पे नहीं, उनके वर्कलोड पे। अब क्या है कि पापा जाएंगे, कभी देख बाय देख में एक एपिसोड किया, या फिर जबान संभाल के, या और जो मैं नाम बोल रहा हूँ शोज की। लेकिन जब ये जुनून शो आया था, वो कह रहे यार मैं अगले 7 दिन तक मैं एक ही स्केड्यूल पर रहूंगा, तो डबल शिफ्ट। तो तब देखा मैंने, हाँ नाउ ही इज नॉट गोइंग फॉर सम रैंडम शूट। अब पापा हफ्तों के लिए बाहर रहेंगे। बाहर मतलब रात को 2 बजे आना। तो आप बच्चे हो तो आप पता है कि हल्का सा एक लाइट ऑन हुआ, वो आए हैं, हाथ लगाया, बेटा सो रहे हो? हाँ सो रहा हूँ मैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम तो उठे, निकल गए फिर से। तो ये बस एक एग्जांपल है। फिर इवन इन लेटर ईयर्स, जब वो 60 की उम्र पार कर चुके थे, तब भी वही स्केड्यूल, वही। कभी आपके साथ शो किया आपने रणथंबोर या बांधवगढ़, फिर वापस आए आलम साहब के लिए, अच्छा मुझे आना है दिल्ली, कल इस शो का है। अब उस बीच में FTI जाना है, वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहा है उनके खिलाफ, मैं वहाँ जाऊँगा। तो अगर उनको 4-5 घंटे की नींद मिल गई सर, बड़ी बात है। फोन नहीं रखते थे टॉम साहब, तो आप लोग को कम्युनिकेशन में भी दिक्कत आती? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हम लोग, क्योंकि हम तो बचपन से यूज्ड थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें मालूम था कि हमारे फोन नंबर्स उनके पास हैं। याद है, वो जुबानी याद रखते थे यहाँ पे। उनको तो राज कपूर से लेकर दिलीप कुमार तक, गुलजार साहब के लैंडलाइन नंबर तक याद है, जो उन्होंने पहली बार शायद 74-75 में किया होगा, अर्ली 70s में। तो हम जैसे मामूली लोग के लिए हम तो नंबर 98 टक है। जब वो कॉल करेंगे, वो कॉल आएगा होटल से। तो अगर मैं बेंगलोर में बेस्ड हूँ 2006 से लेकर 2010 तक, अगर श्रीनगर से, अगर इंदौर से, अगर भोपाल से, अगर कलकत्ता से, अगर हर जगह पे कहीं से अगर एक लैंडलाइन आ रहा है, पापा है। ये स्पैम नहीं है,
आजकल तो स्पैम का टाइम है, उस टाइम पे जब स्पैम कम था, हाँ ये वही है, तो ही वुड फाइंड अ वे टू कीप इन टच। हमें जरूरत नहीं थी उनसे टच में रहने का, वो खुद ही डालते मेल्स। आपने आई एम श्योर बहुत मेल्स एक्सचेंज किए, मुझे आज भी उनका उनके मेल आईडी याद 3 वो अलग मेल्स थे। टॉम आईब्रो एक उनका था, टी आईब्रो, फिर एक था केशव कलसी एट रीडिफ मेल, रेडिफ मेल, फिर एक और था, मैं भूल रहा हूँ। तो उनके वो मेल्स थे, और मेल पे चाहे जितना भी काम किया उस इंसान ने, क्या सूरत हाल थे जब वो वापस आए थे, ही वुड टेक टाइम टू चेक दोज मेल्स। IIC, हैबिटेट सेंटर, आपके खान मार्केट वाले एम्बेसडर लॉबी में बैठेंगे, सर जरा लैपटॉप खोल, सर द टाइम शट, अरे खोल ले भाई, टक टक टक, क्योंकि मुझे किसी ने बोला है कि सर शाम तक उस ईमेल का जवाब दो। तो बेशक सर वो 3 लाइन का यस आई एम ऑन बोर्ड, अगर मैंने कहा आपसे कि मैं आपको उस दिन में जवाब दूंगा, तो जो इंसान ऐसा सोचता हो, वक्त के बड़े पाबंद, क्या फर्क था अगर फोन ही था, बिकॉज़ ही वाज फाइंडिंग अ वे टू बी इन टच विद अस एंड द वर्ल्ड एट लार्ज। तो ठीक है सर। वो कहते थे कि झूठ अगर किसी को बोलना सीखना हो तो मोबाइल रख लो, झूठ बोलना सीख जाओगे, बोलोगे कुछ, लिखोगे कुछ, करोगे कुछ। तो वो कहते थे इससे ना, तुमको अगर मैं बोलूँगा 12 तारीख को तुमने शूट फिक्स किया सपोज, एक तुमको कुछ काम आ जाएगा, तुम उसे पोस्टपोन कर दोगे, उससे क्या है कितने लोग परेशान हो गए। तो मैं तय करूँगा मेल पे, तो मेल लिखते थे कि मंडे को 10:30 एयरपोर्ट, या मंडे को 10:30 खान मार्केट। बिल्कुल मजाल है कि 1 मिनट आगे पीछे हो जाए। और जिस दिन हम लेट होते थे, तो मैं बहुत उससे कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ इस बात को, कि 2 ही मिनट लगते उनका क्लास लगाने में। गुस्सा उनका इनों की तरह धाड़, वो इतनी देर के लिए 10 मिनट के लिए उनका गुस्सा होता था। उनको बस उनका गुस्सा शांत करने का एक ही तरीका मैं जानता था, हुजूर चाय पियेंगे? हाँ लो चाय पी लो, बस वो ख़त्म, गुस्सा उससा ख़त्म। टॉम साहब की एक और खूबी थी कि वो लोगों की मदद दबे हाथ से करते थे, कि इस हाथ से किया, इस हाथ को खबर नहीं। बहुत मददगार, चैरिटी उन्होंने बहुत की, लेकिन कभी भी क्रेडिट नहीं लिया। उनके जितने भी कोलीग थे मैं देखता था, पैसे की लालच तो उनको बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं। बुक रीडिंग वो करने के लिए किसी भी स्ट्रीट में चले जाते थे, कई बार लोग पैसे भी नहीं देते थे। कभी कोई ऐसा किस्सा जो आपने देखा हो, उन्होंने किसी की मदद की और आपने उस चीज़ को प्रेज़ किया या उनसे पूछा कि क्यों किया? एक्चुअली अगर मैं आपसे बिल्कुल सच कहूँगा, और मेरे हिसाब से सच ही कहा इस शो के बीच, ऐसा नहीं है, बट ये उनके जाने के बाद से कुछ खबर आई है। जब एक प्रेयर सर्विस हुआ था, आप ही थे वहाँ पे मुंबई में, उसके जस्ट पहले, बल्कि मैंने इस बात का जिक्र भी किया था जब मैं अपने फादर के बारे में बात कर रहा था। एक गुमनाम इंसान आया, मैं नहीं जानता उनको, उन्होंने कहा था मैं FTI में पढ़ता था, मुझे एक कोर्स के लिए पैसे देने थे उर्दू सीखने के लिए। मैंने कहा सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट। आपके फादर ने वो मेरा पूरा 6 महीने का कोर्स फंड किया। वाह। वो मुझे जानता तक नहीं थे, बस आप FTI के स्टूडेंट हो, मैं जो कुछ हूँ FTI की बदौलत हूँ। तो क्या बात और है। ये जब मैंने कहा अपने स्पीच में, तो मैं खुद ही आई ब्रोक डाउन क्राइंग कि बस ये बंदा उस भीड़ का हिस्सा है। वो 250, 300, 400 लोग अगर आए थे, उनमें से मैं कितने को जानता हूँ, 50। वो भी नामी गिरामी, जैसे मेरे गुलजार साहब आए थे, बिल्कुल वो जो विशाल भारद्वाज आए थे, विशाल भारद्वाज आए थे, मुकेश ऋषि आए थे, ये कुछ लोग हैं। लेकिन उनके पीछे जो राइटर्स हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, विजय वर्मा आजकल वो टॉप के हैं, वो आए थे। अच्छा, वो भी FTI के हैं? FTI के, वो जो एक गोल्डन जनरेशन था, जयदीप अहलावत, राजकुमार राव, 2-3 और नाम बोले, ये सब मेरे फादर के स्टूडेंट थे। वाह। और विजय वर्मा, ये उन्होंने एक और पॉडकास्ट में कहा था, शायद बॉलीवुड हंगामा के साथ लॉकडाउन के बीच, उनसे पूछा गया था कि स्ट्रगल के बारे में, तो आपने क्या किया? सर मैंने 1 साल तक टॉम ऑल्टर साहब के, जो मेरे गुरु थे, मैंने उनके साथ स्टेज किया था। क्या बात है। तो मुझे याद है किस्मत वाला है वो। बट वो तो बाद में जब मैंने विजय वर्मा को देखा, तो वो गली बॉय, मैंने कहा ये तो वो लड़का है जो भीड़ में से आया था, मेरे सामने आया था, आंख में आंसू थे, सर कौन है वो? तो ऐसे लोग को उन्होंने बैक किया था, चाहे और किसी को पता लगने नहीं दिया, कुछ नहीं, चाहे चंद शब्दों से, या क्या बात है उसी अंदाज में हौसला अफजाई करके। ऐसे बहुत। और दूसरी बात, आपके सवाल के जवाब में आने से, उनके एक बहुत जिगरी यार है, वो भी FTI के हैं, फुनसॉक लद्दाखी। उन्होंने कहा था कि मेरे फादर को बाइक का बहुत बड़ा शौक था, इनकी एक बाइक थी, जान थी उनकी। जब वो आए थे, बाइक बेच दी, क्योंकि फुनसॉक को पैसे की जरूरत थी। एक पल में जिस चीज को आपने खरीदा है, आपने उसको शौक की चीज आप उसको राजपुर से बॉम्बे लेके आए हो,
दोस्त को पैसे चाहिए एक एक पल में। तो ये 2-3 किस्से हैं जो मैंने सुना है उनके जाने के बाद से, जो फ्रैंकली मैंने सुना है, लेकिन जब कोई कहता है ऐसे, तब मानना पड़ेगा ना। मानना पड़ता है सर। क्या शख्सियत, ये मुझे नहीं पता था। इतनी इंटरेस्टिंग बात, इसलिए आपके शो में आना बहुत ज़रूरी था कि नई नई चीज़ें मैं हुजूर के बारे में सुन सकूं। कमाल की चीज़ है, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था, हमें बताया था कि वो PhD लेके मुंबई निकल गए थे लाहौर से। क्यों? राजेश खन्ना को देखने। और सोचिए वो FTI जाते हैं और अपनी, जैसे आपकी भी गाड़ी होगी, मेरी भी है, हम ऐसे किसी को नहीं देते थे। उन्होंने अपनी प्यारी चीज़ अपने दोस्त के लिए, मदद के लिए, उसी कहते हैं ऑन द स्पॉट, और उनको नहीं बोला। वो 2-3 बाद, शायद 2-3 हफ्ते बाद जब पूछा फुनसॉक ने, टॉम वो क्या है तुम्हारी बाइक? भेज दी मैंने मेरे लिए। और इस चीज़ का जिक्र मैं फुनसॉक सर से साल में 2 बार वो मुझे कॉल करते हैं। क्या बात है यार। और अभी भी कहते हो। मैंने कहा सर मैं सुन चुका हूँ, नहीं लेकिन बेटे जो मैंने देखा है टॉम को स्ट्रगल करते समय, क्या बात है। वो कुछ नहीं है। तो है सर उनका ऐसे। क्योंकि उनकी ज़रूरतें नहीं थी जेमी, अगर हम नहीं, बात करें, नहीं, कुछ नहीं, हमें शौक है कि हम जाके ये करें वो करें। उनको कभी मैंने नहीं देखा। उनको एक ही चीज़ पसंद थी कि मैं काम करूं, काम करूं, काम करूं, और वक्त मिले तो आराम करूं, बस इसके अलावा बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत कुछ खूब। नहीं। उनकी सोच को खैर कितनी बार सलाम करेंगे हम। उनकी और भी फिल्में आपने देखी, जी। बहुत उम्दा कलाकार तो थे ही हमारे हुजूर। उनकी फिल्मों ने कभी आपको इंस्पायर किया कि आप एक्टिंग की तरफ जो गए? आपने काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग करी है, शोज़ वगैरह आपके काफ़ी सारे हैं, यूट्यूब चैनल है आपका। तो वो भी इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिला टॉम साहब से, या उन्होंने कहा आपसे कि आपको भी एक्टिंग में आजमाना चाहिए अपना हाथ? अगेन ये बहुत ही गहरा सवाल है, क्योंकि एक लेवल पर आई वांट टू से यस, बट वो शायद वो सच नहीं होगा। आपके फादर आपके इंस्पिरेशन हो सकते हैं, आपके हीरो हो सकते हैं। मेरे लिए कभी अगेन हीरो या इंस्पायरिंग बात वाली नहीं थी। ये इंसान जो अगर मैं शुरू करूं जी बचपन से, जी, हम दिखते हैं ऐसे बट हम है नहीं वो ना। बिल्कुल। तो इतनी अकल थी इस बच्चे में कि पापा जो है वो बाकी चीज़ों से, बाकी लोगों से इस लाइन में वो हटके हैं। तो क्यों है वो हटके? फिर माँ से पूछा, बेटा क्या बताऊँ जो संघर्ष इन्होंने किया है। स्ट्रगल, या बॉम्बे जब वो पहली बार आए थे तो वो आई थिंक कोलाबा के किसी वो गेस्ट हाउस में, जहाँ पे एक रूम में 4 बंदे रहते हैं, डॉर्मेट्री टाइप से। डॉर्मेट्री। पैसे नहीं थे उनके पास, तो वो फिल्म सिटी में, या इतने फिल्म सिटी आई थिंक महबूब स्टूडियो में शायद, जी, मान लीजिए वहीं स्टूडियो, वहाँ पे शूटिंग करके कोलाबा जाने के लिए पैसे नहीं है। वो इंसान चल के गए थे ओहो, चूहू बैंड्रा से, उस टाइम पे जहाँ पे सर पता नहीं उन्होंने शायद 3 घंटे 4 घंटे शायद वो पैदल चल के गए थे। बाप तो ऐसी कहानियाँ सुन के आपके सामने 2 ऑप्शन है, इंस्पायर होके ऐसे बनो, या कहो बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैं उस तुझसे नहीं हो पाएगा वाले कैटेगरी में आया था। मैं झूठ नहीं कहूँगा, बहुत बढ़िया बात। एक्टर तो बनना था, कौन नहीं चाहता। फादर को देखा केशव कल्ची के रोल में, जुनून, भाई साहब किट्टू गडवानी के साथ इश्क, स्कॉच, यस, आप जानते हैं, बिल्कुल। टी टोटलर, हाँ, सिगरेट को छुआ नहीं, लेकिन सीन में जब वो आते थे, मिनी मेरी जान, मैंने कहा यार ये तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा नहीं, केशव कलसी बनने में जो पिछले 16-17 साल का जो स्ट्रगल है वो मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर पाऊंगा ना। क्या बात आपने, बहुत तो बढ़िया मैंने, बात और की। ये बात मैं बहुत सारे शो पे कर चुका हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात आप क्यों नहीं आए इसलिए। पर आप देखिए अभी आपने जो 2-3 शोज के नाम लिए आपने, वो कब आए मेरी जोली में? जब फादर निकल गए। तो मैं मानता हूँ ये उनका एक तरीका है, बेटा मैं तो गया, अब तू एंजॉय कर। क्या बात है यार, क्या बात है। टॉम ऑल्टर पार्ट 2 मत बनो। बहुत अच्छी बात, बहुत But अच्छी बात यार। जो चीज़ तुमने छुपा के रखा था, और वो जानते, क्योंकि मैंने स्कूल में मैंने बड़े स्टेज शोज किए, मैं कॉलेज में भी मैंने स्टेज शोज किए, लेकिन वो कभी मैं वो उस लेवल तक नहीं जा पाया, क्योंकि मैं ना तो तुम्हें वो टैलेंट है, ना वो जुनून, ना वो पेशेंस। तो आई थिंक इट्स हिज वे ऑफ सेइंग, अब तुमको 1% अगर मज़ा आ रहा है जो मैंने 40-45 साल तक किया, इट्स माई वे ऑफ सेइंग एंजॉय। तो बहुत बढ़िया मैं बात इसको है। ऐसे देखता हूँ सर। अब मैं गलत सही हूँ, आई डोंट नो। नहीं, कमाल की बहुत बड़ी बात आपने, बहुत चीज़ को बहुत बड़ी बात, बहुत सौम्य तरीके से आपने कही। कोई ऐसे करता नहीं है यूजली। ये इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं तो टॉम साहब आप में हैं ही, और पूरी तरीके से हैं वो आप में दिखते। अब मैं देख रहा हूँ आपका भी नूरानी चेहरा माशाल्लाह बिल्कुल हमारे हुजूर की तरह आ रहा है। और इंशाल्लाह आएगा वो दिन, देखिए कि आप भी उनकी तरह कुछ बढ़ाई करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। शुक्रिया सर। टॉम साहब की एक और चीज़ अच्छी थी कि जैसे वो कभी फोर्स नहीं किया आपको कुछ करने के लिए। कभी डांटते थे?
नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं उठाया कभी, वो तो मैं मान कभी नहीं कभी नहीं डांटा। हाँ कुछ, अब आप तो जानते हैं उनकी आवाज में वो थी कि एक बार बोला सो जाओ तो सो जाओ। अब मैं बोलता हूँ अपने बेटे को क्यों, तो मैंने कहा यार काश तुम्हारे दादा होते एक बार, बेटा सो जाना बत्ती बंद करके कंबल के अंदर, क्योंकि वो थे वो। हम जानते हैं कि यार इस इंसान ने पता नहीं क्या क्या पापड़ बेल के आज वो वापस आए हैं, उनका मूड खराब है, किस निकम्मों से उनका आज बिल्कुल पाला पड़ा होगा। डायरेक्टर ही इज कम बैक, इफ ही सेइंग गो टू स्लीप ना, कर दो तो कभी नहीं। बस ये है, हाँ 2-3 बार स्कूल में कुछ किया मैंने नोटी, बट उन्होंने कहा तुम्हारी मॉम उस स्कूल की हेड है, वो संभाल लेंगी। राइट तो ऐसा कुछ मुझे कुछ ऑनेस्टली मैं सोच रहा हूँ बड़े जल्दी में, नहीं जो सही है वो बताया, जो गलत है हाउ आई थिंक यू नो, गाली मत बोलना कभी किसी को, चाहे जो गुस्सा अंदर रखो, ये सब। पर आई थिंक ये बस एक नेचुरल एक ह्यूमन नेचर, एक पासिंग ऑन है। कभी ये मत करना, वो मत करना, वहां मत जाओ, शराब मत पीना, कोई ज्ञान नहीं देना। ही अंडरस्टूड कि ये लड़का कुछ चॉइसेस लेगा और लाइफ आखिर चॉइसेस पे ही बनता है, ये गलती करेगा। कुछ बार जब हम उस 16-17 एज में थे, हम वापस आए थे 2 बजे, आज तो पापा नहीं घर पे हैं, वो बैठे हैं रॉकिंग चेयर में मैच देख रहे हैं, ठक ठक, मजा आया, सो जाओ। हो सके कोई और बाप कुछ बोलता, पर उसी में समझ गया अरे आज नहीं करना था, ये तो ऐसे ही था सर। ऐसे बहुत खूबसूरत बात है यार। टॉम साहब को मैं इमेजिन, जो आप बात कर रहे हो ना कि चेयर पे वो बैठे हैं और पूरे अच्छा अंधेरे में, हाँ तो आप आ रहे हो, आपने थोड़ा जूस वूस पिया, आपने, आपको पता नहीं ये आप कब से बैठे हो, सो जाओ अब मैं भी सोऊंगा। तो उनको मालूम था कि अब तक बेटा नहीं आया 2 बजे तक, तो मैं कैसे सो जाऊं। वो कंसर्न, उनका मोहब्बत जो थी, और कोई अच्छा वो नहीं है, वो थोड़ा डर का माहौल भी रखना है, लाइट वाइट बंद, सो जाओ बस, ओके सर गुड नाइट, बस खत्म। और नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ नहीं, नॉर्मल, रात गई बात गई। माँ को बोला होगा है मत करो कुछ, माँ ने कहाँ थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो एक ऐसी एनवायरनमेंट में आई ग्रो अप यार। तो सर नहीं, यू आर वेरी लकी कि आप उनके साथ, उनके बेटे हैं ऑफ कोर्स। टॉम साहब, मतलब मैं उनकी बात करूं, कभी पैसा नहीं किया उन्होंने, कभी नहीं सर। तो उसको लेकर भी कभी आप लोगों ने फैमिली में ऐसा नहीं हो कि यार हमें पैसे चाहिए, बहुत सही है? मैंने पूछा उनसे बहुत बार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी 100 रुपए नहीं दिए कैश कभी, बट कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं। बट वो नहीं थे कि मैं आपको पैसे दूंगा, 5 स्टार में खाना है खिला लूंगा, एक्सपेंसिव स्कूल में जाना है पढ़ा दूंगा, मैं पढ़ा दूंगा, बाहर करना है कॉलेज ठीक है, बट ये कभी नहीं कि ये मतलब मुझे ऑनेस्टली याद नहीं है। क्या बात है यार। स्कूल जाने के टाइम में जब आप गर्मी की छुट्टी में आते हो, आप जाते हो वापस हॉस्टल, तो माँ ने कभी 500 का नोट डाला बुक के अंदर, नहीं मैं तुम्हें पैसे दूंगा नहीं कभी। बहुत अच्छी बात है यार। बट आपको ये चाहिए, ये कार, ये टॉय वॉय ले लो, मैं आई विल गेट इट फॉर यू, पर मैं मॉल जाकर तुम्हारे लिए नहीं खरीदूंगा। अब उसकी पीछे कहानी क्या है, कहाँ से उनको कुछ करना पड़ा उस टॉय को लाने के लिए, आई डोंट नो। ये भी बात बट मुझे सर, मैं बिल्कुल दिल पे हाथ रख के बोलता हूँ, आई डोंट रिमेंबर डे कि ये 100 रुपए लो, हॉस्टल जा रहे हो, फिल्म देखने जाना है, इस्माइल भाई जाके टिकट बुक करेंगे, पर मैं तुम्हारे हाथ में कभी कैश नहीं दूंगा। आई डोंट नो उनकी सोच क्या थी, बट मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, मैं कुछ सीखा हूँ उससे। बिल्कुल सीखने को मिलता है। ये बात है कि आपकी अपनी जिंदगी को आपको खुद चलाने का जो तरीका है बहुत पहले से पता रहे। इस्माइल भाई का मैं अक्सर नाम लेता हूँ, लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं, कैसे शख्सियत हैं वो साहब? कमाल है इस्माइल भाई, एक इंग्लिश में टर्म है मैन फ्राइडे। इस्माइल भाई और मेरे फादर नागपाड़ा के बास्केटबॉल, नागपाड़ा एक जगह है जी मुंबई में, वहाँ पे जो एक मस्तान लीग है बास्केटबॉल का, बहुत फेमस है वो, तो दोनों YMCA टीम के लिए खेलते थे। इस्माइल भाई काफ़ी छोटे थे मेरे फादर से, पर उनकी दोस्ती अगेन स्पोर्ट्स के मैदान पर, और कहते हैं कि इस्माइल भाई का जो एक शॉट है, फ्लिक शॉट करते हैं वो, जब बास्केटबॉल मारते हैं ऐसे, वो कुछ और था। तो कहने का मतलब है ऑन द स्पोर्ट्स फील्ड इनकी दोस्ती हुई। फिर इस्माइल भाई कुछ जॉब चाहिए थी, फादर ने कहा मैं हूं ना, बल्कि उनके बड़े भाई राशिद भाई वो काम करते थे मिड डे में, ओके, पर कुछ फैक्टर्स के कारण कुछ हो नहीं पाया, तो फादर ने कहा कोई नहीं मेरे लिए काम कर लो, मुझसे अच्छा कौन जानता है, तुम जानते हो कि मैं ये हूँ। तो बस ये बात है शायद 92 से, तब से सिलसिला चला रहा है। बिल्कुल। मैंने देखा इस्माइल भाई उनके राइट हैंड नहीं, मतलब
उनमें इतना ट्रस्ट करते थे वो। आंख बंद करके, क्योंकि वो उनके लिए इट्स नॉट, वो उनके छोटे भाई जैसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट और छोटे भाई जैसे हैं। तो कुछ तो इस्माइल भाई ने, चाहे वो चेक कैश करना हो या किसी के यहाँ से चेक लाना हो या डेट्स, क्योंकि आपने कहा था मोबाइल फोन तो रखते नहीं है वो, तो वो इस्माइल भाई का वो लैंडलाइन पे इस्माइल भाई यहाँ से कॉल आएगा, आज ये यशराज का आएगा या यहाँ से आएगा, उससे संभालना। तो इस्माइल भाई ने इतना कुछ किया है। और मेरे फादर तो रहा नहीं। इस्माइल भाई हफ्ते में 3 दिन अभी भी आते हैं हमारे मुंबई वाले घर पे, कुछ हो छोटा मोटा काम वो है, हाँ भाई मैं वही हूँ। वो रिश्ता टॉम साहब ने कमाया, मोहब्बत उन्होंने बिल्कुल, इतनी दी। बिल्कुल। क्योंकि मुझे भी पता है आखिरत में जब साहब हमारे थे टॉम साहब, तो इस्माइल भाई टच में रहते थे, सारा बताने की आसिफ ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया। और इतने ही गमगीन थे वो, रोते थे, फ़ोन पर रोने लगते थे। तो कमाल के आदमी इस्माइल भाई हैं। और हुजूर उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत सर, बहुत ज़्यादा। और मैंने देखा कभी उनको खुद नहीं पता उनकी जेब में कितने पैसे हैं, पैसे तो रखते ही नहीं थे। इस्माइल भाई को मालूम था। इस्माइल भाई को सब पता था। और अगर मतलब कुछ होता भी था तो जैसे टॉम साहब कहीं फंस गए हैं, फ़ोन आता था कि कैसे हो, मैंने जी हुजूर बढ़िया, लैंडलाइन से। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं लखनऊ में फंस गया हूँ, 5,000 रुपये का इंतज़ाम कराओ, मुझे कुछ काम है यहाँ पे, जिन्होंने बुलाया था उन्होंने पेमेंट ही नहीं किया। मतलब धोखा लोग कर देते थे। बट वो इंसान इतने शरीफ, और पैसे जिसके पास नहीं ना, नहीं है रहने दो। मतलब मैं देखता था कि जब हम राइड करके उतरते थे जंगल में, रणथंभौर हो या बांधवगढ़ हो, तो हम एक ही जीप वाले होते थे, एक ही गाइड होता था जो हफ्ते भर हमारे साथ होता था। तो हम जाते वक्त उसे कुछ दे देते थे। टॉम साहब हर रोज़ निकाल के, हम लोग कहते थे भाई जितना ये कमाते उतना तो बाटी मदद जिसको। और ये नहीं कि 500 200 5,000, मैंने कहा इतनी इतनी टिप दे देते हैं। वो इसलिए देते थे कि उनको लगता था कि देना चाहिए, मदद करनी चाहिए। मददगार बहुत बड़े थे। उनके वजह से मैं देखता हूँ जब कमेंट्स आते हैं, छोटी छोटी जगहों पे जाना, जो इंसान हम आप शायद ना जाएं। मतलब कॉर्बेट में आउटस्कर्ट पे एक छोटा सा गांव है, वहाँ के स्कूल में बुक रीडिंग कर रहे हैं, करेक्ट, जिम कॉर्बेट की, या किसी कविता पढ़ रहे हैं। कौन इंसान करता, कोई पैसा नहीं है, लेकिन वो भी एक काम का जुनून के साथ साथ सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हम आप जैसे लोग। क्योंकि टॉम साहब कभी नहीं चाहते थे कि लाइमलाइट में सारी चीज़ें आए। कभी नहीं। उनको चकाचौंध, नाम, फेम बिल्कुल नहीं पसंद, जबकि हर चीज़ में माहिर। पॉलिटिक्स पे बात कर लीजिए, कमाल की बात। FTI में जब वो पढ़ाते थे जी, तब हमसे कहते थे कि मैं बच्चों को बहुत सिखाने की कोशिश करता हूँ, ये बड़े शैतान बच्चे आ गए। मतलब उसमें भी बुराई, जैसे हम आप कहेंगे तो कोई आउट हो गया, आजकल लौंडे बेकार हैं, सब कुछ नहीं कर रहे, करेक्ट। बच्चे बड़े बदमाश हो गए, सिखाना बड़ा मुश्किल हो गया इनको। खैर जाने दो, वो सीख लेंगे, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि उन्हें अच्छा बना दूंगा। तो एक जुनून उनमें रहता था, समाज के लिए अच्छा करो। एक्टिंग को लेकर के बहुत वो रहते थे। फिल्मों में कभी आप उनके साथ सेट वगैरह पे गए, शूटिंग वगैरह? बहुत 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 बार, खासकर बचपन में जी, बहुत है ऐसे है किस्से। फिल्म सेट्स पे ज़्यादा, जैसे एक दूध का कर्ज नाम जैकी की श्रॉफ, काफ़ी वाहियात फिल्म है। तो उस दिन हम गए थे शूटिंग पे। वो एक सॉन्ग था मेरे ख्याल से, मेरे I think- मुन्ने भूल ना जाना। नहीं, ये एक हुमा खान करके एक वो थी, आइटम हाँ थी वो, और वो डांस कर रही है। तो वो ये टिपिकल 90s क्लाइमैक्स तक फिल्म जा रही है, वो नाच रहे हैं, रज़ा मुराद साहब, सदाशिव आमरापुरकर साहब, मेरे फादर, 2-3 और। आई थिंक उसमें जैकी श्रॉफ है, जैकी श्रॉफ तो हीरो हैं, उस नीलम वो है। थे। पर आई थिंक एक और उसमें विलन के रोल थे, शायद रंजीत, मुझे याद नहीं है। पर कुछ जाने माने शख्स थे, और फादर पी पाके वो डांस कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा देखो सॉन्ग है और 2 दिन का है, तुम्हारी मॉम तो है नहीं, तो आना पड़ेगा। मैं कहा सॉन्ग देखेंगे। अब वो सॉन्ग है ही ऐसा कि 8 साल के बच्चे को शायद उस समझना सॉन्ग के सेट पे नहीं होना चाहिए था। हाँ, जैकी श्रॉफ को शायद उन्होंने कहा या नहीं कहा था। मैं आया तो जैकी श्रॉफ ने कम हियर लिटिल बॉय, अब जैकी श्रॉफ को बोल रहा है कम हियर। जैकी श्रॉफ ने मुझे यहाँ बैठाया। मेरे पास एक किताब थी, स्टुअर्ट लिटिल हाँ, करके, व्हाट्स दिस बुक। तो जैकी श्रॉफ ने मुझे 10-12 मिनट तक उस पर मूवी बनी है फिर बाद में। आई थिंक सो, करेक्ट। तो उन्होंने मुझे वो, उस बीच फादर गए, उन्होंने फट से वो वीग लगाया था। तो मतलब ऐसे माहौल में जहाँ पे, हाँ टॉम सर स्टार नहीं है, लेकिन वो इस शूट के हिस्सा है, इनके बेटे आए हैं, इनको अपना समझो जैसे कि वो खुद जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। तो मतलब ये मैं देख चुका हूँ। देव साहब की फिल्म आई थी, उसमें मेरे फादर नहीं थे, नसीर साहब के साथ उन्होंने फिल्म की थी 100 करोड़। हाँ, देखी नहीं मैंने, आई गई।
फादर ये हम शूट करते थे, आई थिंक इट वाज कमालिस्तान या फिल्मिस्तान स्टूडियो के अंदर, जहाँ पे 1 आफ्टर 1 बस शूटिंग हो रही है। तो फादर का यहाँ था, उन्होंने सुना कि बगल में देव साहब और नसीर शूट कर रहे हैं, जाना पड़ेगा। एक उनके गुरु, एक उनके बैचमेट। तो नसीर तो उनके बैचमेट है ना? हाँ, FTI से। तो नसीर साहब जेल में लॉक थे और देव साहब खड़ा, तो मैं गया मिलने। लैच नहीं होता, लैच खोल के मेरा यहाँ से वो कट गया, खून 8-9 साल का था। देव साहब ने ऑलमोस्ट पैकअप तक बोल दिया कि नहीं, टॉम के बेटे को चोट लगी है। तो मतलब ऐसे बड़े लोग जो आप देखते आए, नसीरुद्दीन शाह, देवानंद, ये लोग जब ये आपसे ऐसे बात करते हैं, तो छोटा हो लेकिन ये जो आपसे बात करते हैं, क्योंकि ये आपके फादर की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते हैं, तो ये है। तो ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे किस्से। और जैसे मैंने जिक्र किया पहले, अगर ऐसे माहौल में बड़े होकर यार मुझे भी बनना है, लेकिन मुझे आ गई वो अक्ल कि नहीं, किनारे हट ले, तुमसे ना हो पाएगा। तुमसे ना हो पाएगा। टॉम साहब ने एक चीज़ नहीं कमाई, दौलत। उसके अलावा उन्होंने इज्जत इतनी कमाई है, मोहब्बत तो बेइंतहा है उनसे। जो मोहब्बत करता है तो करेगा। मेरे ये मानना है, अगर जो भी शख्स टॉम साहब से मिला होगा वो उनका मुरीदी हो जाता था। जी सर। कुछ तो था, कुछ जादुई चीज़ थी उनके अंदर कि उनको देखो तो लगता है देखते रहो, बात करो लगता है बात करते रहो। मैं कभी भूल ही नहीं सकता, मतलब उनके साथ हर सेकंड बैठना। मेरी डीपी जो है फेसबुक पे वो तब भी थी। इनफैक्ट हर 15 अगस्त को मैं एक पोस्ट करता हूँ, आप देखिएगा फेसबुक पे, मैं उसको रीपोस्ट करता हूँ। टॉम साहब और हम दोनों लोग हैं, हाथ में मेरे फ्लैग है। 15 अगस्त के दिन हम शूट पे थे, तो वो मैंने जय हिंद करके मैं डालता हूँ हर साल। पोस्ट को रीपोस्ट। देशभक्ति कूट कूट के उनके अंदर भरी थी। जी सर। उनके अंदर जब भी बात होती थी वो हिस्ट्री को इतना, मौलाना का बहुत सारे लोगों ने देखा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा अगर ढूंढेंगे आप। जब वो कैरेक्टर करते हैं तो लगता है कि हम उन्हीं को देख रहे हैं, मौलाना को देख रहे हैं। टॉम साहब होते ही नहीं थे। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे शूटिंग पे जा रहे हैं तो क्या वो अपने आप को घर में भी उसी कैरेक्टर में ढाल के रखते थे, बन के रहते थे? बड़ा अच्छा सवाल। और ये अफसोस की बात है कि कभी मेरे ख्याल में नहीं आया, या शायद मुझे समय नहीं मिला उनसे इसी चीज़ को लेकर और बातें करूं, गहराई में जाकर क्राफ्ट के बारे में बात करूं। लेकिन हाँ, एक बार मैंने कहा था कि आप मेथड एक्टिंग तो नहीं करते हो? नहीं, मैं बस याद करता हूँ लाइंस, और बाकी मैं अपने एक नेचुरल इंस्टिंक्ट के ऊपर मैं वो करता हूँ। लेटर ईयर्स में जब वो इतने स्टेज शोज कर रहे थे, तब जाके, जैसे आप ISC हो या हैबिटेट सेंटर हो या आपका एम्बेसडर हो, तब जाके वो शायद 4 घंटे के लिए वो डोर लॉक करके, लैंडलाइन को ऑफ करके, होटल का जो फ़ोन था उसमें वो जाते थे उस कैरेक्टर में। लेकिन उससे आगे आई डोंट थिंक उन्होंने कभी ऐसा कुछ किया, बिकॉज इनकी स्किल की बात कहूँ या डेडिकेशन की, बट लाइन, वो कहते हैं अगर आप लाइंस याद करो खुद की और सामने वाले की, बाकी तो वो जो डायरेक्टर जो वहाँ बैठा है वो संभाल लेगा। क्या बात है। तो आई डोंट रिमेंबर कि कुछ या जिमी ये कर रहा हूँ तो मैं उस जोन में जा रहा हूँ या कुछ नहीं। बस उनका वो याद अपना एक इंटरनल प्रोसेस था, याद करूँगा, हो सके एक टेक में दे दूँ, बस। आई थिंक इनकी इतनी सिंपल फिलॉसफी थी इस चीज़ को लेकर। एक ही टेक होता था। मैंने कभी भी जितने शूट किए इतने साल, रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। दूसरा, उनको, हमारी इतनी औकात नहीं, मेरी तो कभी भी नहीं हो सकती कि मैं उनको बोलूं कि हुजूर ऐसा करना है। हम सिर्फ बैठते थे चाय पे, हुजूर ये है, लाओ लाओ लाओ, दिखाओ दिखाओ, तो इस पे मैं ये बोल दूंगा, इस पे मैं ये बोल दूंगा। शेर तो उनको हर मौजू पे, हर वक्त के हिसाब से उनको शेर याद रहता था। तो हमारी कोशिश रहती थी, हुजूर इस पे एक शेर हो जाएगा, बहुत बढ़िया शेर, मैं तुम्हें भी सुनाता हूँ। तो हर चीज़ में इंटरेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि लाइटली ले रहे हैं। हम लाइटली ले लेते थे, वो नहीं लेते थे। चलो इस पे मैं ये सुना दूंगा, इस पे मैं ये कर दूंगा, लाओ लाओ, चलो कैमरा ऑन करो। जो काम हम सोचते 3 घंटे में होगा, आधे घंटे में बताइए, खत्म। बताइए। और हम जो सोचते थे उसका 10 गुना अच्छा निकल के देना। हाँ, उनकी अपनी शर्तें होती थी कि मैं कपड़े नहीं चेंज करूंगा। हमारी इतनी हिम्मत भी नहीं कि हुजूर क्या पहनेंगे, जो पहने बढ़िया लग रहा है, हुजूर बढ़िया लग रहा है, अच्छा चलो बाल झाड़ने। एक्टिंग यार, ये नहीं कि बाल संवारो, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ नहीं। अपनी कंघी भी नहीं रखते थे वो बस होटल जब निकलते थे बाल झाड़ लिया, कपड़े पहन लिए, चलो अब दिन भर बस ही है। एक चीज़ और जो मैंने एक बार कही है और मैंने आपसे भी जिक्र किया है, थोड़ा पर्सनल भी है, लेकिन मुझे लगता है 2014 में उनको जो जख्म हाथ में हुआ था जी, और वही वजह बनी उनकी इस दुनिया से जाने की। आपको नहीं लगता उन्होंने छुपाई थी इस बात को? बिल्कुल। क्यों? बिल्कुल,
बहुत बार इस सवाल का जवाब मैंने अपने आप से पूछा है, अपनी मदर से पूछा है, बहन से पूछा है, पर मोस्टली अपने आप से। आई थिंक सर उनको लगा होगा कि जिस चीज़ पर मुझे पूरा कंट्रोल था, शरीर, स्पोर्ट्समैन थे, एक्टर तो बाद में बने, वो बचपन से वो स्पोर्ट्समैन थे। एक स्पोर्ट्समैन का जो कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ऐसा कोई खेल नहीं है जो मैं समझ नहीं पाऊंगा, उसमें एक्सेल नहीं कर पाऊंगा, वो दो चीज़ पे चलता है, मेंटल स्ट्रेंथ और शरीर। शराब नहीं पिया, सिगरेट नहीं पिया, स्लीप पैटर्न तो बहुत ख़राब थे, डाइट ऊपर नीचे, बट वो अपने आप को फिट रखते थे। अब अगेन दिस इज जस्ट माई हाइपोथेसाइजिंग सर, जिस चीज़ पे अब आपका कंट्रोल नहीं है, हो सके अंदर ही अंदर ऐसा मालूम पड़ा कि यार ये क्या हो गया। हो सके हर दूसरा इंसान उस चीज़ को ठीक करने में कोशिश करेगा। आई जस्ट थिंक उनको एक झटका लगा कि यार ये क्या हो गया। आई थिंक ही थॉट ही वॉज इनविंसिबल। आई थिंक इनविंसिबल। बाल जा रहे हैं, बूढ़े हो रहे हो, नीज में पेन है, वो सब ठीक है, बट ये क्या चीज़ मेरे बॉडी के अंदर आ गया। और हो सके उस एम्पुटेशन के बाद से इनको लगा कि अब ठीक है, वो हो गया वो, क्योंकि वो कभी ना वही बात है, आगे की नहीं सोचते हैं, इन द नाउ सोचना नहीं है, पैसे की नहीं सोचना है, अभी अभी क्या करना है, हाँ उसकी सोचो, राइट। नहीं पापा आपको शायद हॉस्पिटल जाना, अरे नहीं परसों दुबई में शो है डॉक्टर आलम के साथ, उसके 2 दिन बाद सिंगापुर पे शो है संगीता या जो भी नाम उनका, मैं वो करूँगा। नहीं आपको थोड़ा ब्रेक लेकर अपने ख्याल, नहीं पर मैंने कमिट किया लोगों को। तो आई थिंक वो उस क्या कहूँ मैं, भवंडर में फंस गए या उस चीज़ में ऐसे फंस गए कि जब फाइनली बॉडी ने कहा नहीं सर अब नहीं, दूर हो चुका। दिस इज जस्ट माई, क्योंकि उनकी हालत ये थी कि मैं कभी एंड में उनसे पूछ नहीं पाया, ना मेरी मदर पूछ पाई, पर ये मैं बस 1-2 चीज़ें जोड़कर मैं इस असम्पशन पे आ गया हूँ। असम्पशन है, आंसर नहीं है, असम्पशन पे आ गया हूँ कि ये एक वजह ही थॉट ही इज इनविंसिबल, और जब मालूम पड़ा कि नहीं मैं भी बाकी लोग की तरह इंसान ही हूँ, क्या करूँ मैं। दिस इज जस्ट माई थॉट्स, और मैं बिल्कुल आपके सामने खुल के ये सवाल बहुत दिन से मेरे मन में ये था, व्यूज शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, कई लोग भी यही सोचते थे, मैंने देखा। जबकि आखिरत में जब वो एक शो था हमारा किस्सा गोई विद टॉम ऑल्टर साहब ने किया था, तो भयानक एक दिन ऑफिस आए शूट के लिए दिल्ली, और कार से जब उतरे तो पैर कर बोले भयानक दर्द था। उन्होंने कहा हुजूर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मैं आराम कर। मैंने फ़ौरन हुजूर चलिए, हमने गाड़ी घुमाई, हम होटल गए, एम्बेसडर होटल में वो ठहरते थे, उनको छोड़ा। तो मैंने तब भी उन्होंने नहीं जिक्र किया, हुजूर बहुत दर्द हो रहा है, मैं पेन किलर लूँगा और मैं आराम करूँगा, मेरे लिए एक सूप बोल दो, बस मैं सोऊंगा, आई एम सॉरी तुम्हारा दिन खराब। कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करें, आप सेहतमंद रहें। कभी नहीं बताया उन्होंने। जब फुंसी हुई थी तब से मैं देख रहा था, फिर उंगली ही नहीं रही, और मुझे डाउट हो रहा था। मैंने कहा हुजूर ऐसा नहीं, ये बस जख्म में चला जाए, कोई नहीं, वो नासूर सा हो गया था, मैं अमेरिका गया था, उन्होंने काट दिया। उनको तब भी पता था, उन्होंने दुनिया से छुपा के इसलिए रखा। एक आपका वर्जन है, एक मेरा वर्जन है। वो ये होता है कि एक आदमी को हम जिंदगी भर फिट एंड फाइन जिसको कहते हैं वो देख रहे हैं, एक्टिव देख रहे हैं, और वो इंसान को मैं भी कभी नहीं, मैं अच्छा वो हुजूर ने नहीं बताया, वरना मेरी सिंपैथी होने लगती है। तरस की जो भावना उनको नहीं चाहिए थी कि मैं जैसे था द टॉम ऑल्टर, मैं वैसे ही रहूँगा, हुजूर बन के, वैसा बन के। और ठीक किया उन्होंने, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनका जल्दी जाना जो था बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। हुजूर अगर और अभी रहते, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि अब OTT वाला ज़माना है, तो क्या इनको सारे पुराने वीडियोस देखिए कितने चल रहे हैं। मैं रेगुलर आज भी टॉम साहब की वीडियोस देखता रहता हूँ, रैंडमली उठा करके किसी भी उसको। टॉम साहब बच्चों में भी उतने ही फेमस हैं, आपको मैं बता दूं। यंग जनरेशन जो है, टॉम साहब की सोच, आप कमेंट्स पढ़िएगा क्या सोच रखते थे। और कमाल की चीज़ थी, कभी भी कोई चीज़ वो चेक, क्योंकि मोबाइल तो है नहीं, हम तो आप तो गूगल कर लेंगे, वो अपने आप में गूगल थे, पूछो जवाब हाजिर, चाहे हिस्ट्री, क्रिकेट, कुछ भी पूछो आप हाजिर। जिस तरीके नज़रिया वो पेश करते थे कि इस मसले का क्या हल होना चाहिए, इंस्टेंट एक अच्छा हल बताते थे, जिससे आपको लगता था वाह क्या सोच है। अगर वो पॉलिटिशियन होते तो इस देश का बहुत बड़ा भला करके जाते वो, बट उनको पॉलिटिशियन से बहुत चिढ़ थी, बिल्कुल बहुत गुस्सा करते, नफरत ये सब फालतू लोग हैं, ये कुछ नहीं करते। हिस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी थी। मैं आपकी फैमिली हिस्ट्री पे आऊँगा
कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्योंकि मुझे तो पता है, लोगों को नहीं पता है, तो वैसे जानने की कोशिश करें आपकी फैमिली में कौन कौन है अभी, मतलब जो होते थे टॉम साहब, आप कितने भाई बहन थे? जी जी तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 1916 में मेरे जो फादर के जो दादा थे वो आए थे, अमेरिका से आए थे। ये भी एक गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस किए, क्योंकि एक जायज़ मिसकंसेप्शन है कि ये लोग बाहर के हैं, एंग्लो इंडियंस बाहर के हैं, लेकिन कहाँ से? एंग्लो इंडियंस होंगे, लेफ्ट ओवर्स होंगे ब्रिटिश राज के, या नहीं, अंग्रेज़ों ने यहाँ राज किया, वो ब्रिटिशर्स थे। हमारी फैमिली अमेरिका से आई थी। तो 1916 में मेरे जो मेरे फादर के बड़े दादा वो आए थे। जो मेरे दादाजी है उनकी पैदाइश हिंदुस्तान में हुई है। वो प्रीस्ट थे, बिल्कुल, फादर की पैदाइश हुई थी। और तो मैं तो आई एम एक्चुअली अ 4th जनरेशन, अगर मैं कहूँ, अमेरिकन बाय लिनिएज, बोर्न इंडिया, लेकिन दिल से, दिमाग से, ना पैदाइश से और कागज़ से हम हिंदुस्तानी है। तो मेरे फादर के एक बड़े भाई हैं जॉन ऑल्टर साहब, वो अभी भी हैं। उनकी बड़ी बहन है डॉक्टर मार्था ऑल्टर चैन, वो है, और वो सारे यूएस में हैं। अगर हम कहें कि इंडिया में कौन वापस आया, इनके जो एक कज़न है, यानी कि उनके फादर के भाई के बेटे, अब क्या कहेंगे इनको, हम तो उनको अंकल ही कहते हैं, अंकल। वो मेरे फादर के वो कज़न है। वो 2005 में, वही साल, इत्तेफाक की बात नहीं, जब मैं वापस आया था, वो भी वापस आए थे। वो बॉस्टन में थे, मैं बॉस्टन में थे। वो एक लौते मेरी माँ को छोड़ के जो यहाँ पे इंडिया में वापस आ चुके हैं। बाकी सब इंडिया से रखते हैं कनेक्शन, कम से कम साल में आते हैं, लेकिन बाकी सब अमेरिका में, यूरोप में बेस्ड हैं। तो अभी मैं हूँ इंडिया में। मेरी मदर जो है वो स्कूल टीचर हैं बॉम्बे में, जी, मुंबई में, आजकल तो मुंबई कहने लगे हैं। तो शी इज़ देयर। तो और मेरे जो एक अंकल हैं वो रहते हैं मसूरी में, आधे साल मसूरी में बताते हैं, बाकी गोवा में, बाकी सारे अमेरिका में। सिस्टर भी है? सिस्टर भी है मेरी बहन, वो भी 2016 में शादी, 14 में शादी हुई थी, और उनकी दो बच्चे हैं। बट वो शी इज़ वेरी हैप्पी इन अमेरिका। अगेन, कोई चॉइस नहीं, बल्कि मैं आपने जिक्र किया था कि अभी वीडियोस कुछ आ रहे हैं बाहर। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट थे, शायद टाइम मैगजीन के, ये 2004 में इनफैक्ट इंडिया आए थे। वो बॉलीवुड पे कुछ वीडियो कर रहे थे, और उनकी मुलाकात मेरे फादर से हुई। उन्होंने एक अनफिल्टर्ड, जो कहते हैं, रेयर, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया था, और उन्होंने कुछ 1.5 साल पहले वो अपलोड किया था। हो सके उन्होंने इसलिए अपलोड किया था क्योंकि ये टॉम ऑल्टर के नाम को लेकर कुछ सर्च वॉल्यूम हुआ होगा। आप वो इंटरव्यू देखिए, जरूर, मैं अलग अलग लेवल्स पे। उसमें आपको शायद चौथे या 5वें सवाल में मालूम पड़ेगा कि सामने वाले के सवाल कुछ हजम नहीं हो रहे, लेकिन आपको फिर भी टॉम ऑल्टर साहब उस बंदे की, उसको नासमझी या गलती या ओवर कॉन्फिडेंस या जो भी है, फिर भी वो जवाब दे रहे हैं, और बातों में उसको बोल रहे हैं, बेटा अगली बार ये मत पूछना मुझसे। तो लेकिन उस बीच में, सॉरी मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ, उनसे पूछा गया था कि आपके बच्चे कहाँ हैं। उन्होंने कहा मेरा एक बेटा है, वो अभी कॉलेज खत्म कर रहा है, मेरी दूसरी बेटी अभी वहाँ जाएगी। और पूछते हैं, विल यू एवर पुट एनी प्रेशर ऑन देम टू कम बैक? ही सेड नो, इट्स देयर चॉइस। तो मैं वापस आ गया, मेरी बहन नहीं आई वापस, वहाँ सेटल हो गई, उनके हस्बैंड अमेरिकन है, उनके दोनों बेटियाँ अमेरिकन है। सो व्हाट, बस वही है। तो घुमा फिरा के मैं वापस लाया हूँ गाड़ी, क्योंकि आपने पूछा था द एनवायरनमेंट यू ग्रो अप इन, यही है सर। ये मैं एक खलिश उनकी ज़िंदगी में रही, मैंने जिक्र किया था, आई एम सॉरी, मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। बहुत सारे लोग टॉम साहब को अंग्रेज समझते थे, ठीक है, मैं मानता हूँ अमेरिका से आपके परदादा है, दादा, बट टॉम साहब एक सच्चे हिंदुस्तानी और अपने देश से, अपने वतन से प्यार करने वाले थे। लोगों को नज़रिए में ना, जैसे ही आपको देखेंगे, ओ अंग्रेज है, तो क्या हुआ यार, उनको एक खलिश थी पूरी ज़िंदगी कि लोग उनको अंग्रेज समझते थे। इनफैक्ट एक बार हमारा ही ड्राइवर बेवकूफ़ था, टॉम साहब उतरे रेलवे स्टेशन पे, मेरी टीम के और भी लोग थे, तो टॉम साहब बोले, अरे कैसे हो शिवेन, हमारे जो कुलीग होते थे, उसने टॉम साहब बोले, अरे ये तो बहुत अच्छे हिंदी बोल लेते हैं। वो समझ गया सर। उनका गुस्सा जो था ना, सर से पैर तक चढ़ा। उन्होंने कहा, तुम्हारे बाप को ना हिंदी सिखा दूंगा, मैं हिंदुस्तानी हूँ। तो एक हमेशा उनके दिल में कोफ्त रही कि मैं, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करें, जबकि वो हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे। आप भी हिंदुस्तानी हैं, थे और रहेंगे। ये जो कन्फ्यूज़न लोगों को था, आज मेरे ख्याल से हमने वो भी दूर किया, आपके मुंह से लोगों ने सुन लिया। वरना हमारे यहाँ ऐसे जाहिल लोग हैं, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे कुछ भी डाल दीजिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, वो पढ़ के मान लेते यही है। टॉम साहब के बारे में हम जितनी देर बात करेंगे, हमें लगता है 2-3 दिन भी अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा, हमारे टाइम की कमी है। जिमी साहब रेगुलर आते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा लूँगा कि आप आते रहेंगे, टॉम साहब के बारे में और भी बातें करेंगे। इनफैक्ट एक
मैं कैसे भूल, जब उनकी एनिवर्सरी आएगी तो हमें एक पॉडकास्ट और करना चाहिए बिल्कुल सर। उनकी याद में। और मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं लांडोर एक बार जाना चाहूँगा उनके मज़ार पे। मैं वहाँ नहीं गया, मुझे बहुत अफसोस है कि अब तक मैं नहीं गया, और क्यों नहीं गया मुझे नहीं पता। शायद वो मुझसे नाराज़ होंगे, मुझे बुलाया नहीं मिलने के लिए। मैं यही मान के इस बात को यहीं ख़त्म करूँगा। जेमी साहब आते रहेंगे। जेमी, आप हमारे शो में आए, आपका मेरा मन अब ख़राब हो रहा है। अब मैं हुजूर को सोच सोच के मेरे गूब मतलब रोंगटे अब जो है खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जेमी, बहुत अच्छी बात Thank रही you, आज। sir. बहुत सारी बातें मुझे पता चली जो हुजूर के बारे में मुझे नहीं पता थी। आप लोग भी इसे देख रहे मुझे होंगे, भी। सुन रहे होंगे। हाँ देखिए, हम दोनों बैठे तो Exactly. 4 बातें आपकी, 4 बातें मेरी निकल के आई और लोगों को पता चल रही हैं। टॉम साहब जैसा कोई नहीं हो सकता, और हमारी दुआ है वो जहाँ होंगे खुश होंगे। भगवान अल्लाह गॉड उनको अच्छे से रखे होंगे, और वो जहाँ भी होंगे खुशियाँ फैला रहे होंगे, लोगों को खुशी कर रहे होंगे, अच्छा काम ही कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जिमी आपके शो में आने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम है केशव, मैं इस शो का प्रोड्यूसर भी हूं, और आज चूंकि ईद के दिन हम इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जमशेद जी ऑफिस में नहीं थे तो उनकी जगह मुझे चिट्ठियां पढ़ने का मौका मिला है। अरे थैंक यू केशव, आप यहाँ पे हैं। केशव हमारे बहुत शो को प्रोड्यूस करने में हमारी बहुत मदद करते हैं, तो थैंक यू सो मच कि आपने इस चिट्ठी को पढ़ने का जिम्मा अपने सर पे लिया। जमशेद भाई तो आराम से आज ईद मना सेवई उड़ा रहे होंगे। इनफैक्ट लोग पूछ रहे थे सर, मेरी टीम से भी, कि आसिफ सर ईद के दिन ऑफिस कैसे? मेरे लिए तो शेर खाई ईद है, शेर खाई होली है, दीपावली है। बिल्कुल, शुरू करें। बिल्कुल। पहली चिट्ठी है अंशुल शुक्ला की। लिखते हैं, मेरा नाम अंशुल शुक्ला है और पेशे से मैं एक शासकीय स्कूल में शिक्षक हूँ। मैं तीन ताल और शेर खान दोनों के ही प्रारंभिक श्रोताओं में शामिल हूँ। शेर खान सुनते सुनते ही मुझे महसूस हुआ कि मेरा जीवन भी जंगल से काफ़ी जुड़ा हुआ है। मैं आपको अपना संक्षिप्त परिचय दिए देता हूँ, उसके बाद मेरे 2 अनुरोध। मेरा होम टाउन करेरा है, जो मध्य प्रदेश में शिवपुरी के पास है। करेरा एक अभयारण्य है जो सोन चिड़ैया के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि यहाँ बीते कई वर्षों से सोन चिड़ैया देखी नहीं गई है, पर कभी कभार उससे जुड़ी बातें सुनने को मिल जाती हैं। खैर, पिछले 15 वर्षों से मैं इंदौर में रह रहा हूँ, पर अब नौकरी के सिलसिले में मुझे अपने गृह जिले के एक ही गाँव में आना पड़ा। मैं यह बता दूं कि मेरा स्कूल जिस गांव में है वह कूनो राष्ट्रीय उद्यान के पीछे की सीमा से लगा हुआ है, तो जाहिर है कि स्कूल के आसपास और गांव में कई बार चीते घूमते फिरते चले आते हैं। कितने मज़ेदार चीज़ है, फ्री में आपको चीतों के दर्शन हो रहे हैं। बहुत एडवेंचर। खूब। चीतों के खौफ और जंगल में रहकर नौकरी करने के सुकून के बीच आजकल ज़िंदगी चल रही है। एक ताज़ा खबर यह भी है कि हमारे ज़िले के माधव राष्ट्रीय उद्यान को अभी अभी नए टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला है। हमने जिक्र किया था इसका। अंत में मेरा आप दोनों से कुछ अनुरोध है। पहला यह कि शेर खान के किसी एपिसोड में राष्ट्रीय उद्यानों के अलावा देश के कुछ प्रसिद्ध अभयारण्यों और बायोस्फीयर रिजर्वों के बारे में बात हो। बिल्कुल। दूसरा ये कि क्या खांचा सलीम अली साहब और उनके पक्षियों से जुड़े कार्यों से हमारा परिचय करवा सकते हैं। ये मेरी पहली चिट्ठी है, शामिल हुई तो आगे भी लिखता रहूँगा। अंशुल शुक्ला, ज़िला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। बहुत शुक्रिया अंशुल भाई। सलीम अली साहब पे और चिड़ियों पे हमने एक एपिसोड किया था, लेकिन हाँ, सलीम अली साहब पे एक पूरा एपिसोड हम जल्दी करेंगे। थैंक यू सो मच। और क्या खौफ मत बोलिए, चीते घूम रहे हैं, घूमने दीजिए आपके इलाके में, और क्या चाहिए। मैं रहता तो मैं दिन रात उनको ही ढूंढता रहता कि दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। लकी सर, आप बहुत लकी हैं। थैंक यू सो मच। अगली चिट्ठी है मोहित माथुर की। लिख रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। आसिफ भाई और जमशेद भाई को ईद की बधाइयाँ। मैं आपको मोहित भी। माथुर मुरादाबाद से हूँ और आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। 10 साल की उम्र से ही मेरे जंगल जाने की शुरुआत हो गई थी, जब 1984 में मैं अपनी कार से ढिकाला गया था। क्या बात है। और वहीं से ये दीवानगी शुरू हो गई। अरे सर, वो एक बार आशिकी का लत लग जाए जंगल का। बहुत खूब। लिखते हैं, अब तक मैंने बहुत सारे टाइगर रिजर्व का दौरा किया है, पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से विशेष लगाव है। एक साल में 8-9 बार तो चला ही जाता हूँ। क्या बात है सर। इस पिछले पॉडकास्ट में आपने असलम भाई का जिक्र किया था, तो आपको ये बताना चाहता था कि मैं असलम भाई से आज मिला और उनके जंगल के अनुभव को सुना तो मैं और रोमांचित हो गया। खांचा, आपसे बस यही अनुरोध है कि ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट आते रहें और लोग प्रकृति के पक्ष में जागृत होते रहें। जंगल जिंदाबाद। आपका मोहित माथुर। मोहित भाई, क्या मैं बोलूँ यार, 84 से आप जंगल का दौरा, जंगल जा रहे हैं, और वो दौर था जब मैंने बताया है लोगों की गाड़ियाँ जाती थीं। आप कितनी किस्मत वाले हो। असलम भाई तो खैर मेरे अच्छे दोस्त तो हैं, एक बड़े वाइल्ड लाइफर मैं कहूँगा, जिन्होंने पूरा ज़िंदगी आप ही के साथ के टाइम मेरे ख्याल से उन्होंने भी शुरू किया है, उससे थोड़ा और पहले उन्होंने किया होगा। तो उनसे बातों का सिलसिला जारी रखिए, और कुछ किस्से आपके पास हो तो हमें लिख भेजिए, हम उसे पढ़ना चाहेंगे। मैं उसे स्पेशली पढ़ना चाहूँगा। आप जैसे लोग
जंगल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बिल्कुल हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपने पॉडकास्ट में कुछ नई नई चीज़ें, नई जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाते रहें। बहुत शुक्रिया आपका। पिछले एपिसोड को लेकर के हर्ष द्विवेदी की चिट्ठी आई है। कह रहे हैं जंगल जिंदाबाद। जिंदाबाद। खांचा, आपने बिल्कुल सही कहा, जब पैशन ही काम बन जाए तो बात ही कुछ और होती है। बिल्कुल खांचा, सच में आप बहुत खुश नसीब हैं कि वाइल्ड लाइफ आपका प्यार और काम दोनों था। खांचा, जब आप अपनी कॉर्बेट की सफारी की बात कर रहे थे तो मैं पूरी तरह से उसे जुड़ पा रहा था। हमारी पहली सफारी में मैं भी बिल्कुल ऐसा ही था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, वैसे ही जब आप अपने किस्से सुना रहे थे। लव का जो इमोजी है वो भी भेजा है उन्होंने। शहडोल बांधवगढ़ के बगल से हर्ष द्विवेदी। हर्ष भाई, आपकी चिट्ठी बराबर आती है, मुझे इंतज़ार भी रहता है। और बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस जो हर्ष का रहा मेरा भी वैसे ही रहा। और जब पहली बार हम कुछ करते हैं बहुत उत्साहित होते हैं। बिल्कुल मज़ा। धीरे धीरे फिर आप जंगल को समझने लगते हैं, फिर प्यार जब हो जाता है तो आप उसमें समा जाते हैं। बहुत शुक्रिया यार, रम जाते हैं। बिल्कुल। रोहन रेडकर की चिट्ठी है। नमस्ते खांचा, पिछला पॉडकास्ट कमाल का था। इस बार मेरा सवाल चीतों के वीडियो के बारे में है जो कुनों से निकलकर मवेशियों पर हमला कर रहे हैं। क्या इससे वे मानव पशु संघर्ष का शिकार बन जाएंगे? क्या चीता जैसे जानवरों के लिए कुनों में पर्याप्त घास के मैदान हैं? सर, अगले हफ्ते आपका पॉडकास्ट देखते समय मैं पूर्वोत्तर भारत के एक जंगल में रहूंगा और अपनी यादें आपके साथ साझा करूंगा। आपका पॉडकास्ट हमेशा की तरह कमाल का है। धन्यवाद। जंगल जिंदाबाद। रोहन रेडकर। रोहन भाई, कौन से जंगल में जा रहे हो ये हमें ज़रूर बताना आप। चीता वाली जो आप बात कह रहे हैं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा रहेगा। बात चीतों की नहीं, बात किसी भी चीज़ का, किसी भी जानवर के साथ ही है, टाइगर हो, चीता हो, लेपर्ड हो। और जहाँ तक आपने लिखा कि हमला कर रहे हैं, हमला देखो मैं कभी नहीं कहता। उनको एक दिख रहा है उनका खाना है तो वो अपना खाना खाने जा रहे हैं। ज़्यादा डरने की बात नहीं, जंगल वाले बहुत ध्यान रख रहे हैं। और ये कॉन्फ्लिक्ट था, है और हमेशा रहेगा। ह्यूमन और जो जानवर के बीच में जो रहता है, हम फर्स्ट की रेस। इंसान तो सोचता हम ही फर्स्ट हैं, उसको ज़रा एक गलती वो करेंगे, एक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। तो थोड़ा उनसे दूरी बना के लोग रहें, उन्हें अपने इन्वायरमेंट में रहने दें, उनकी तरफ आगे ना बढ़ें। दिख जाए तो जाने दो यार, घर चले जाएंगे वापस। थैंक यू सो मच सर। ये चिट्ठी है सुरंजन नारायण की। लिख रहे हैं, मैंने अभी समय रैना वाले कंट्रोवर्सी के बाद 3 ताल डिस्कवर किया। मज़ा ही आ गया सुन के। खांचा तभी से प्रभावित कर दिए। उनका हंसना, बात करने का तरीका बेहतरीन लगा। फिर ये पॉडकास्ट भी डिस्कवर कर लिया। मेरी रुचि हमेशा से ही वाइल्ड लाइफ को लेके थी, तो फिर ये तो मेरे लिए गोल्ड माइन निकला। क्या बात है, थैंक यू सो मच यार। खांचा जैसे जंगल की बात करते, उससे ये सीखने का है कि जंगल हमारे लिए कितना ज़रूरी है। सारी कहानियाँ सब एक के बाद एक। और जमशेद भाई, आपकी आवाज़ के तो क्या कहने, आपकी आवाज़ तो इस शो की जान है। ये पॉडकास्ट सुनने के बाद मैं जिम कॉर्बेट की रुद्रप्रयाग वाली किताब पढ़ रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि ये शो कभी बंद नहीं करिएगा। आप दोनों और शेर खान का फ़ैन, सुरंजन नारायण। सुरंजन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये पॉडकास्ट कोशिश रहेगी कभी बंद ना हो, और अच्छी कहानियाँ हम और लेके आते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया देखने सुनने के लिए, और आगे बढ़ाते रहिए लोगों को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज्ञान बढ़े, लोगों का समझ सकें कि जंगल, पहाड़, नदी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगली चिट्ठी है डॉक्टर नीतीश कुमार की। कह रहे हैं, सर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड में एक सफाई कर्मचारी हैं, राधे भैया, जो सांप पकड़ते हैं और उन्हें जिंदा एक नदी है हल्द्वानी में, गौला नदी, उसमें जाकर छोड़ते हैं। एक बार उन्होंने एक काइंड कोबरा पकड़ा था। किंग कोबरा, टाइपो हो गया है। एक किंग कोबरा पकड़ा था। उस समय मैं MBBS की डिग्री कर रहा था। तब उन्होंने पकड़ के मुझे दिया था और रिक्वेस्ट किया कि आप इसे जंगल में छोड़ आएँ। फिर मैं और मेरा एक बैचमेट उस सांप को काला ढूंगी के जंगल में छोड़ के आए। बहुत ही शांति और सुकून का अनुभव हुआ। हल्द्वानी के मेडिकल कॉलेज में हर साल कम से कम 10 सांप पकड़े जाते हैं, और वहाँ पे एक मज़ार है, उस पे 2 किंग कोबरा रहते हैं और कम से कम 15-18 फीट के हैं। और लोग बोलते हैं कि उसकी बियर्ड भी है। कभी मैंने खुद उनका हुड फन नहीं देखा है, बस एक बार कॉलेज की बाउंड्री पे देखा था। राधे भैया ने उसकी पूंछ पकड़ रखी थी और उसका हुड जो है नहीं दिख रहा था 15 फीट की वॉल पे। खांचा इज़ लवली पर्सन। सर, कभी मिलना हुआ तो पीर बाबा का दम किया पानी शेयर करेंगे। डॉक्टर नीतीश कुमार। नीतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और किंग कोबरा आप कह रहे हैं, हर साल वहाँ पे मतलब 10-12 सांप निकलते हैं, और इसकी वजह एक ही है कि हमारा इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। हम उनके घर में चले आए हैं,
हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारे घर में चले आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम उनके घर में चले गए हैं इसलिए वो हमें दिख रहे हैं। इट्स अदरवाइज। हाँ, तो इतना ही है। और जो साहब ने पकड़ के छोड़ते हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मारने के बजाय उसे राधे भैया जो हैं, राधे राधे उनको, कि वो छोड़ देते हैं। और आप भी एक किंग कोबरा काला ढूंगी भी बहुत बढ़िया जंगल है, काला ढूंगी से आप नैनीताल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सर, लिखते रहिए। एक चिट्ठी आई है निखिल की, दिल्ली के त्रिलोकपुरी से। कह रहे हैं नमस्कार जमशेद और प्रिय खांचा। खांचा, आपको इस बात का इल्म नहीं होगा शायद कि आपका ये पॉडकास्ट मेरे लिए कितना बेशकीमती हो सकता है। मेरे लिए जंगल का मतलब केवल ये था कि वहाँ साधु संत जाते हैं। पिछले 3 पीढ़ियों से दिल्ली में रहे तो गांव से भी महरूम रहे। थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों को टाइगर या तेंदुए को मारते ही देखा। कभी ये समझ नहीं आया कि वो शहर में आते क्यों हैं, क्यों इंसानों पर हमला करते हैं। उनका भी कोई नज़रिया हो सकता है, ये कभी समझ नहीं आया। अब आपने आज समझ बदल दी, हमें ये समझाया कि हम उनके घर में आए हैं, वो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा निवेदन है कि किसी एपिसोड में वाल्मीकि थापर के बारे में भी बात की जाए। वाल्मीकि थापर भी एक बड़े वाइल्ड लाइफर हैं। बेसिकली उनकी कई सारी कॉफ़ी टेबल बुक्स उन्होंने बनाई हैं। 2-3 मुलाकात मेरी उनसे है। और जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि यहाँ पे हमारा जो पॉडकास्ट है सार्थक साबित होता है कि हमने आपके नज़रिए को बदला। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये नदी, पहाड़, जंगल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 3 दशक से यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, अपने रूट को भी भूल जाता आदमी। हम सब आए हैं, मैं भी अपना गांव छोड़ करके शहर आया, मुझे भी 27 साल हो रहे हैं इस शहर में। लेकिन वाइल्ड लाइफ में मैं सच बताऊँ तो गाँव में था तो मुझे इतना इल्म नहीं था। जब मैं जंगल गया पहली बार 2001 में, तो वो वहाँ से प्यार शुरू हुआ, समझा, देखा, जाना। और दुनिया मानती है भाई कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जानवर भी इतने इंपॉर्टेंट जितने इंसान। बिल्कुल। नदी और पहाड़ तो खैर ये नहीं तो हम नहीं, सब खत्म हो जाएगा। सही बात। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। ऐसे ही आपने, अगर आप खुद हुए हैं, 4 और लोगों को कन्विंस कीजिए अपनी इस बात को रखने के लिए कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है जंगल, पहाड़, नदी हमारे लिए। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं तो कहता हूँ आसान तरीका है, लिंक को ठेल दीजिए, लिंक बढ़ा दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में या अपने यार दोस्तों को। बिल्कुल 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 लिंक बढ़ाते रहिए शेर खान का। एक अच्छी चीज़ है तो उसे लोगों तक पहुंचाना सिर्फ हमारा और आपका नहीं, सभी लोगों का ये काम होना चाहिए, फ़र्ज़ होना चाहिए कि वो इसे लोगों तक पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया यार। यूट्यूब के कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। बाला बरेली फ्रॉम रायबरेली। क्या बात है। जंगल जिंदाबाद। खांचा और जमशेद भाई को नमस्कार। आप लोग स्वस्थ रहें, यही कामना है। खांचा, हमारे यहाँ मेरे पापा ने नींबू का बाग लगा रखा है और उसमें आम और आंवला भी है। तो उसमें एक सांप है जो कि घुड़दौड़, बरजातिया, धामिन या रैट स्नेक के नाम से जाना जाता है। बता दें कि मैं अभी तक सूर्य के 35 चक्कर लगा चुका हूँ। 35 साल के हैं ये, और बचपन से उसे देख रहा हूँ। अब उससे डर नहीं लगता। डर वाली कहानी 5 साल पहले घटी थी। बगिया की तरफ 1 नंबर के लिए जा रहा था, तो बगिया के बाहर रास्ते में लेटा वो आराम फरमा रहा था, तो 1 नंबर 0 हो गया। बहुत अच्छा, 1 नंबर 0 हो गया। और चीखे, पापा देखो सांप। पापा, हाँ वो कुछ नहीं करेगा, जाओ, बहुत डरपोकना सांप है। वो सांप बहुत लंबा था, 1.5-2 मीटर का। खैर वो है, अभी भी है, वो उसका घर है। जय हो। बिल्कुल। धामिन जो होते हैं वो आपके खेतों के रक्षक भी कहे जाते हैं, गोडाउन के रक्षक भी कहते हैं। वो चूहों को अपना खाना मानते हैं। तो एक तरीके से वो आपके खेत की फ्री में रखवाली कर रहा है। और अच्छी बात आपके पिताश्री की है कि उन्होंने बिल्कुल भी उससे उन्हें परेशान नहीं किया और उन्होंने आपको समझाया कि बहुत डरपोक है। यही इंसान मान लेना कि जानवर वाकई में बहुत डरपोक होता है। बिल्कुल। और सांप से ज़्यादा असहाय तो कोई है ही नहीं। तो फ्री में आपको सिक्योरिटी मिल गई है सर, और आप मस्त रहें, उसको कभी परेशान ना करने दीजिएगा किसी और को भी। और खत आप यूँ ही लिखते रहिए। बहुत शुक्रिया आपका। यश पांडे लिखते हैं, ईद मुबारक खांचा। ईद मुबारक गुरु। मेरा डेली अप डाउन टांडा फॉरेस्ट रेंज में होता है। मैं हल्द्वानी टू रुद्रपुर रूट में 2 बार लेपर्ड, डियर्स और एलिफेंट्स देखा हूँ। कमाल का पॉडकास्ट है, इस चैनल की टीम अमेजिंग है। ईद मुबारक खांचा और जमशेद भाई जी को। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक हो सर। जिस इलाके की बात करें टांडा ना, ये बड़ी प्यारी जगह है। ये नैनीताल जाते समय रास्ते में पड़ता है, अगर मैं गलत ना हूँ तो। और उस इलाके में अगर आप जाते हैं तो आपको लेपर्ड, जैसे इन्होंने कहा, साहब ने देखा, हाथी देखे, डियर देखे। क्या अनुभव होता है यार। फ्री में आपको एक नायाब चीज़ देखने को मिल रही है जिसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ रहा है। आप बहुत किस्मत वाले हैं सर। बहुत शुक्रिया आपके ख़त का। अगला कमेंट है गौरव जोशी का। कह रहे हैं, जंगल जिंदाबाद। प्रणाम खांचा और जमशेद भाई। प्रणाम। जमशेद के सवाल और खांचा के जवाब वाला फॉर्मेट अच्छा लगा। हमेशा से कुछ अलग करने का आपने प्रयत्न किया, वो बढ़िया है गुरु।
थैंक यू सो मच। आसिफ भाई ने उत्तराखंड के कुछ निजी शिकारियों के बारे में बताया, जैसे ठाकुर दत्त जोशी, लखपत सिंह रावत, जॉय हुकील। कभी इन लोगों को आपके शो पे नरभक्षी जानवरों के बारे में अपने किस्से कहानियां सुनाते हुए देखना पसंद करूंगा। बिल्कुल आपसे विनती है कि हो सके तो इन शिकारियों को शो पे बुलाया जाए। बिल्कुल, कोशिश है कि अभी एक सीज़न जो हमारा नया शुरू करेंगे वो आउटडोर ही होगा, और उसमें हम जंगलात के लोग, फॉरेस्ट गार्ड, आप जैसे महान लोग जो ऑफिशियल हंटर हैं, ठाकुर जोशी, लखपत सिंह रावत, इन सबको लाया जाएगा, और भी उन एक्सपीरियंस लोगों को जिन्होंने जंगल को बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने जंगल के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे लोग भी जल्दी आएंगे सर। थैंक यू सो मच। आगे ये लिखते हैं, नीलगाय की समस्या के बारे में पूछना चाहूँगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जहाँ पर भी नीलगाय की संख्या बढ़ी है वहाँ से उन्हें एक बाड़े में जमाकर ट्रक में भर के उन जंगलों में छोड़ दिया जाए जहाँ पर शाकाहारी प्राणी या शिकार कम हुए हैं, बाघों और तेंदुओं के लिए? गोली से मारने से कम यह बेहतर नहीं है क्या कि जानवर को ज़िंदगी जीने का एक और मौका दिया जाए, उसे स्थानांतरण करके किसी और जंगल में ले जाया जाए? शो को ढेर सारा प्यार, जंगल जिंदाबाद। क्या अच्छी बात कही इन्होंने कि एक प्रॉब्लम का हल दे रहे हैं, मतलब समस्या का हल दे रहे हैं, और ये हो सकता है, लेकिन वही है ना, इंसान तो इंसान है, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट चाहिए। कौन उनको कौन लोड उठाएगा, लेता है? ट्रक में पैसे खर्च होंगे, लाओ सीधा गोली मारो, ख़त्म करो। ये धरती का सबसे गिरा हुआ प्राणी जो है ना, वो इंसान ही रहेगा। खैर, अच्छा सुझाव है सर, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट कुलदीप सिंह का है। लिखते हैं, जंगल जिंदाबाद, लव यू खानचा उर्फ शेर खान, नमस्कार। लव यू। आपका पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगता है, मैं इसे हमेशा देखता हूँ। मैं रणथंभौर नेशनल पार्क से 65 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूँ और मैं वहाँ पर जाता आता भी रहता हूँ। एक बार जब मैं वहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने गया था तो किले के गेट के पास ही हमें एक टाइगर मिला था। उस टाइगर का नाम क्या हो सकता है? ये बात 2009 या 10 की है। सेंचुरी की बाउंड्री और किले के गेट के पास कौन सा टाइगर का मूवमेंट था उस समय पर, ये बताने की कृपा करें। बड़ा मुश्किल सवाल है। मुश्किल भी है, लेकिन मेरे ख्याल से वो इलाका जालिम का भी था उस दौर में, अगर बात करें, शायद, अगर मैं गलत ना हूँ। और टेरिटरी बदलती रहती है तो एग्जैक्ट पता नहीं, मेरे लिए भी थोड़ा सा वो रहेगा। लेकिन आपको दर्शन हुए गेट पे, वो बड़ा कमाल का होता है केशव। कई बार होता है कि वो गेट है, बंद रहता है, गणेश टेम्पल, गणेश जी की मंदिर है वहाँ पे, और फिर आगे बढ़ोगे गेट है, तो गेट ठीक सफारी टाइम पे खुलता है। हालांकि जंगलात वाले अंदर बाहर करते रहते, लेकिन कई बार होता है गेट खुला, सामने ही टाइगर दिख रहा है, तो मतलब मंदिर पहुँचते ही आपको दर्शन हो जाना फटाफट, लाइन में ना लगना पड़े। वो बड़ा मनमोहक होता है और बड़ा खूबसूरत उस पैच में लगता है, क्योंकि पीछे लेफ्ट घुसते के साथ बाएं साइड में लेक आ जाता है और सामने टाइगर दिख रहा हो, तो मज़ा ही मज़ा है। ये भी है ना कि हम जतन करके जाते हैं, यार टाइगर नहीं दिख रहा, टाइगर नहीं दिख रहा, अचानक दिख जाए तो जो वाव फैक्टर होता है ना, बहुत 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 मज़ा आता है। इनफैक्ट मज़ा ही उसमें आता है कि सडनली कुछ आपके साथ दिख जाए, हो जाए, मज़ा आ जाता है। बहुत शुक्रिया सर। एक कमेंट है सुनील, न्यू जर्सी, अमेरिका से लिखते हैं। अरे सुनील भाई, थैंक यू सो मच। इन्होंने लिखा है, पिछले हफ्ते शेर खान का 34वां एपिसोड थोड़ा अलग सा था, काफ़ी मज़ा आया जब पहले अंक में जमशेद भाई ने कुरेद कुरेद के हमें खानचा की जीवन गाथा से परिचित करवाया और खानचा ने भी अपना जंगल से बटोरा हुआ ढेर सारा ज्ञान बांटा। सेहत को तंदुरुस्त रखने के लिए और दिलो दिमाग के सुकून के लिए जो नसीहत उन्होंने दी जंगल भ्रमण की, वह वाजिब है और मेरी आजमाई हुई है। देखो, मैं कहता हूँ ना, मैं तुम लोग कहते हो ऐसे ही आप गोली देते रहते हैं, सुनील भाई ट्राई कर रहे हैं। और हालांकि उन्होंने कहा मेरी अमजाई हुई है, जानबूझकर लिखा या टाइपो हो गया है, आजमाई को आजमाई होगी, वो लिख रहा है। सौभाग्य से आजकल मेरा निवास न्यू जर्सी अमेरिका में एक जंगल के निकट ही है। यहाँ के जंगलों में जानवर तो केवल नाम भर के ही होते हैं। काफ़ी सारे हिरण, कुछ भालू, लोमड़ियाँ, खरगोश, रकून, सांप, विभिन्न किस्म की गिलहरियाँ या मोटे जंगली चूहे और पालतू कुत्ते इत्यादि। हाँ, पक्षी और कीड़े मकोड़े ढेर सारे होते हैं जो मौसम के हिसाब से अदलते बदलते रहते हैं। सर्दी हो या गर्मी, मैं हर मौसम में जब वातावरण या तबीयत अनुकूल न हो जंगल वॉक के लिए नियमित जाता ही हूँ। अक्सर इस वॉक में मेरे साथी होते हैं मेरे मोबाइल फ़ोन और हेडफोन तथा आज तक रेडियो पर प्रसारित जमशेद भाई का स्टोरी बॉक्स, साप्ताहिक कार्यक्रम शेर खान, तीन ताल, ललन टॉप इत्यादि, और इन्हें सुनते सुनते कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होता और समय मानो कैसे बीत जाता है। क्या बात है सुनील भाई। सर्दियों के मौसम में जो कुछ दिन पहले ही संपन्न हुआ है, आकाश में छाया हुआ कोहरा, बर्फ ओढ़े हुई दूर दराज की पहाड़ी चोटियाँ, सुखड़े हुए और नंगे पेड़ पौधे, बर्फ से लदी हुई टहनियाँ और लबालब बर्फ से भरे हुए
श्वेत खुले मैदान जो अब दूर दूर तक दिखते हैं एक अद्भुत ही नज़ारा पेश करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है ताज़ी गिरी हुई बर्फ़ पर चलने का, जब पैर बर्फ़ में धंस जाते हैं, या जमी हुई बर्फ़ पर जब भारी और दबे पैरों से फिसलन से संघर्ष करना होता है। अब जब वसंत ऋतु का आगमन हो ही गया है तो पेड़ों के ऊपर छाई हुई हरी सी गरिमा, बढ़ती हुई हरियाली, टहनियों पर पनपती हुई कलियां और छोटे छोटे रंगीन फूल और उनकी हल्की सी सुगंध, दूर दराज से आए हुए पक्षियों की चहचहाट, घूमती हुई तितलियां सब मिलकर मन को मोह लेते हैं। शीघ्र ही जून अंत से शुरू होगा ग्रीष्म ऋतु, जब भरपूर हरे पत्तों से भरे हुए घने वृक्षों की छांव में चलना, पुलिया पर बैठकर पक्षियों का गान और झरने में फुदकती हुई पानी की बूंदें गिरते हुए सुनना और पानी का बहाव देखने से मन को बेहद आराम और सुकून मिलता है। सितंबर के अंत में आएगी पतझड़ ऋतु, जब ढलते हुए सूरज की किरणों से आसमान तरह तरह के रंग पकड़ लेता है और तेज़ हवाओं की सनसनाहट और तेज़ बहाव में पत्ते धीरे धीरे गुलाबी और लाल पीले होकर झड़कर छुई मुई की तरह ज़मीन पर ढेर हो जाते हैं सर्द ऋतु के आगमन की तैयारी में। मेरा विश्वास है कि भारत में भी हर शहर, कस्बे और गांव में छोटे बड़े जंगल हैं जहां सैर करने का अलग ही मज़ा है। वहां भी मौसम कुछ इसी तरह बदलता रहता है। जाइए, ज़रूर जाइए, अकेले या दोस्तों और परिवार संग, और जंगल के वातावरण का आनंद लीजिए। लेकिन विनम्रता से एक गुजारिश है आप सबसे, जो शायद खांचा और जमशेद भाई भी मानेंगे, जंगल में जंगली मत बनो, जंगल की कद्र करो, उसे साफ सुथरा रखो अपने घर जैसा। उदाहरण के लिए मैंने कुछ महीने पहले भारत भ्रमण के दौरान देखी थी दिल्ली प्रदेश में स्थित कुछ जंगलों की दुर्दशा। कृपया कूड़ा करकट, कचरा इत्यादि न फैलाएं वहाँ। प्लास्टिक की थैलियाँ और डिब्बे, लिफाफे, प्लास्टिक और कांच के बॉटल्स, रैपर्स, धूम्रदंडिका के अंग इत्यादि समेटकर अपने साथ ही जंगल के बाहर ले आएं। जैसा कि कहते हैं, सिर्फ अपने पैरों के निशान ही वहाँ छोड़ें और वापस लाएं। केवल दिलो दिमाग में भरे हुए मधुर संस्मरण या कैमरे में कैद हुई रंगीन यादें। जंगल जिंदाबाद। शुभचिंतक, सुनील, न्यू जर्सी, अमेरिका। तुम्हें पता है ये खत जब आप पढ़ रहे थे तो मैं पूरा वो बता रहे थे, अब ये ऋतु आ गई, ऐसे पेड़ विजुअलाइज कर रहे थे, निकल रही चिड़िया आ रही, मैं पूरा खो गया था। सुनील भाई बहुत किस्मत वाले हैं यार आप, कि आपके बगल में एक जंगल, इतनी दूरी पे आप रह रहे हैं इस देश से दूर, और जब आप इंडिया आते हैं तो यहाँ पे भी घूमते हैं। लाइफ गुरु यही है, जंगल में जाओ। जैसा भी मैं पिछले एपिसोड में बता रहा था कि जंगल जाओ तो आप चुपचाप से सुनो जंगल को, बहुत कुछ कहता है जंगल। वही बात सुनील भाई लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई आपकी इस प्यारी चिट्ठी के लिए, और बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें अच्छी थी, और साथ में एक मैसेज भी इन्होंने दिया कि जंगल में सिर्फ पैरों के निशान छोड़ें, बाकी अपनी निशानियाँ आप अपने साथ, डूज एंड डोंट्स सारे इन्होंने लिख दिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई। और ये भी है ना सर, मतलब अब आजकल का क्या है, ऋतुओं की जो पहचान होती है ना वो कपड़ों से होती है। स्वेटर निकल गए, रख गए हमने। पहले हम पेड़ों और मौसम से पहले प्रकृति से पता करते थे, प्रकृति वो संदेश देती थी, लेकिन अब लोग भी थोड़ा सा, इंसान क्या करेगा। एसके सोहन सनीम का आखिरी कमेंट ले रहे हैं, लिखते हैं जंगल जिंदाबाद। खांचा सर, साइबेरियन टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड 2018 Dibang Wildlife Sanctuary. Can we have an episode on the history of Siberian tigers in India, including Billy Arjun Singh and Tiger Tara? Yes, बिली अर्जुन सिंह उनका नाम था। उनकी तारा की स्टोरी, हैरियट और तारा दो थी। और साइबेरियन टाइगर पे भी हमें जल्दी एक एपिसोड हम करेंगे। बहुत, टाइगर तो सुंदर होते ही हैं, सारे जानवर सुंदर होते हैं, लेकिन साइबेरियन थोड़े और अच्छे दिखते हैं, हैवी, और उस पर जल्दी बात करेंगे। और वक्त की कमी होती है, इसलिए सारे खत, सारे कमेंट्स हम नहीं ले पाते हैं, केशव नहीं ले पाते हैं या जमशेद भाई, लेकिन हाँ सारे खत पढ़े जाते हैं। मैं खुद पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स का तो मैं वेट करता हूँ। जैसे ही एपिसोड जाता है मैं कमेंट पर टूट पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उन्हें खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है कि लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो यही है शेर खां का, कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जंगल और एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बता सकें, उन्हें जागरूक कर सकें। तो आपका भी यही फ़र्ज़ है, आप सभी लोगों का, कि शेर खां को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। व्यूज़ और इसकी हम बात ही नहीं करते। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप किसी फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, उसका एक मकसद होता है। ये संतुष्टि है, मतलब कहते हैं ना, अपनी संतुष्टि के लिए। हाँ, नहीं, संतुष्टि से ज़्यादा है इन्वायरमेंट को बचाना भी है, बिल्कुल, वाइल्ड लाइफ को बचाना। तो इस पूरे पॉडकास्ट का अर्थ यही है कि इसे बचाने के लिए किया जा रहा है। तो आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत लगेगी इसमें, और मदद आप लोग करते रहेंगे ऐसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जैसे मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग खाली लव यू खांचा, जंगल जिंदाबाद ये लिख देते। इतना भी लिख देंगे ना तो काम करेगा, यूट्यूब का एल्गोरिदम थोड़ा रहता है, लोगों तक और पहुँचेगा। तो
ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जब हम रिकॉर्ड करें, आज ईद है लेकिन मैं ऑफिस आया रिकॉर्ड करने, क्योंकि मुझे खुशी होती है शेर खां को रिकॉर्ड करने में। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, अगले एपिसोड में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जंगल जिंदाबाद।